हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आई एम सी सत्यरंजन साई। तो चलो आज सीए में फाइनल का जो भी पास्ट ईयर क्वेश्चन सब कुछ खत्म करेंगे। ठीक है, पास्ट ईयर क्वेश्चन सब कुछ खत्म करेंगे, बट इसको हम पहले आज जून 28 का शुरू करेंगे। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ हम क्या क्या प्रोवाइड करेंगे आपके लिए। ठीक है, ये आपका जून 2023 के लिए क्या क्या प्रोवाइड करेंगे, जिसमें हम जो भी पास्ट ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, पास्ट ईयर जो भी क्वेश्चन है उसको कवर करेंगे। पास्ट ईयर क्वेश्चन जो भी है उसको हम कवर करेंगे। दूसरा चीज जो भी आपका रहेगा आरटीपी उसको कवर करेंगे, एंड एमटीपी उसको भी कवर करेंगे। एंड लास्ट रहेगा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपका इंस्टीट्यूट का जो भी मॉड्यूल है उसका जो भी एग्जाम्पल है, इलिस्ट्रेशन है एंड क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो आपका पूरा स्टडी मैट को कवर करेंगे। ठीक है, स्टडी मैट का जो भी क्वेश्चन है उसको हम पूरा कवर करेंगे, चाहे वो थ्योरी है या प्रैक्टिकल है या इलिस्ट्रेशन है या आपका क्वेश्चन हो या एग्जाम हो, सब कुछ हम खत्म करेंगे, ये सब कुछ हम प्रोवाइड करेंगे। और एक चीज है, हमारे ऑलरेडी यूट्यूब चैनल में है रिविजन। ठीक है, रिविजन है आपका पूरा जीएसटी का रिविजन है, एंड आपका कस्टम का भी एफटीबी का भी पूरा रिविजन है, उसको देख लीजिए, जिससे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, जिससे आप जल्दी से ये जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जल्दी से आप सॉल्व कर पाएंगे, जो कि ऑलरेडी यूट्यूब में है। ठीक है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड वहां पे हम जो भी मैथ से सॉल्व करेंगे, जो हमारा मेन मैथ रहेगा वो भी टेलीग्राम चैनल में फ्री में अवेलेबल हो गया है, वहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। कस्टम के लिए अलग बुक है, कस्टम एक्टिविटी के लिए एंड जीएसटी के लिए अलग सा बुक है, जो कि टोटल 200 लगभग 200 पेजेस होगा, जिसमें पूरा आपका आईडीटी पेपर खत्म हो जाएगा। ठीक है, 200 पेजेस है, जिसको अगर आप कवर कर लेंगे, प्लस ये सब अगर कवर कर लेंगे ना, 80 प्लस कंपलसरी है। ठीक है, 80 प्लस कंपलसरी अगर आप अच्छे से इसको कवर कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, पांच सौ क्वेश्चन है, आरटीपी है, एमटीपी है एंड कोऑर्डिनेट सब कुछ अगर कवर कर लेंगे, प्लस हमारा तो रिविजन रहेगा। एंड ऑलरेडी आपका अमेंडमेंट भी है, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अमेंडमेंट का बुकलेट भी है, तो उसको अगर देखना चाहते हैं देख सकते हैं। बट हम जो भी जीएसटी रिविजन किए हैं ना, उसमें हम अमेंडेड पार्ट किए हैं, जिससे आपको अलग से अमेंडमेंट अगर आपको लगता है करने के लिए तो आप कर सकते हैं, बट आपका हो जाएगा, उसमें से हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब हम आपको प्रोवाइड करेंगे। पहले हम पार्टिकल क्वेश्चन से शुरू करते हैं, उसके बाद हम आरटीबी एनटीबी एंड स्टडी मैट को जाएंगे। एंड ऐसे ऑर्डरली नहीं जाएंगे कि पहले हम पूरा खत्म करेंगे पार्टिकल क्वेश्चन, ऐसे नहीं होगा। पार्टिकल क्वेश्चन खत्म करेंगे, उसके साथ आरटीबी भी खत्म करेंगे, एनटीबी भी खत्म करेंगे, प्लस स्टडी मैट का क्वेश्चन भी उसके साथ खत्म करेंगे, तो तीनों ही चारों ही चलेगा साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो चारों ही चलेगा साइमल्टेनियसली। एंड ये जो सब नोट्स हम यूज कर रहे हैं तो आपके पास होगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट साइट में मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो हमारा हाँ तो मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल में सब कुछ मिल जाता है, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर लीजिए ये जो पीडीएफ सब कुछ है। ठीक है, तो चलो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ठीक है, आ जाइए। एंड यहाँ पे जो भी हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे ना, तो ये रहेगा फर्स्ट टाइम भी अगर आप सोल्यूशन कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम अगर आप करते हैं तो भी इसको सोल्यूशन प्रोवाइड हो जाएगा आपसे, क्योंकि हम बहुत बेसिक से जाएंगे और सब कुछ बताएंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप लोगों को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हमारे चैनल में सब कुछ आएगा एंड वो साइमल्टेनियसली चलेगा एंड कॉन्टिन्यूसली चलेगा। तो आपको 80 प्लस दिलाने में ये सबसे ज्यादा बेनिफिट देगा हमारा यूट्यूब चैनल, तो इसके लिए आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक करिए, कमेंट करिए, अगर कोई भी डाउट होता है कमेंट करिए एंड फ्रेंड के साथ शेयर करिए, ताकि इसका बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, तो चलो हम शुरू करते हैं ये जो क्वेश्चन नंबर 1 से, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे को पता है आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं, सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, आपके बेनिफिट के लिए ये सब मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आपका तो रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि सब्सक्राइब करना है। तो चलो हम शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, तो जीएसटी ये गैस बेस्ड टैक्स है। बोलो बोलो बोलो, जीएसटी क्या है? जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड, जो भी स्टेट उसको कंजप्शन करेगा, इसको बोलते हैं जीएसटी ये डेस्टिनेशन कंजप्शन बेस्ड टैक्स, जिसको बोलते हैं जो भी स्टेट कंज्यूम करेगा कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज, प्लस गुड्स एंड सर्विसेज जो भी कंज्यूम करेगा, उस स्टेट टैक्स क्या करेगा, वो भी तो टैक्स को कलेक्ट करेगा, मीन्स उसको यूज करेगा। ठीक है, तो ये एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, जिसको कंजम्पशन बेस्ड टैक्स बोलते हैं। ठीक है, कंजम्पशन बेस्ड टैक्स भी बोलते हैं। अगर एग्जाम में आएगा कि कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, तो वहां पे भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए है। उसके बाद जहाँ पे टाइम ज्यादा देना है तो वहां पे हम टाइम ज्यादा देंगे, जहाँ पे कम टाइम देना है तो वहां पे कम टाइम देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि A. New supplier has taxable interest rate sales, exempt interest rate sales, and export sales of goods. तो यहाँ पे taxable पर्सन मीन्स टैक्स एक और न्यू सप्लायर है, वो टैक्सेबल इंटरेस्ट रेट सेल्स में एंगेज है, एग्जेम्प्ट इंटरेस्ट रेट सेल्स में है एंड एक्सपोर्ट सेल्स में वो एंगेज है। तो वहां पे वो ही शुड गेट हिमसेल्फ रजिस्टर ऑन द जीएसटी खोया, कहाँ पे वो रजिस्टर होगा। तो हम रजिस्ट्रेशन के लिए देखते हैं एग्रीगेट टर्नओवर अंडर सेक्शन 22 में हम एग्रीगेट टर्नओवर देखते हैं। जहाँ पे एग्रीगेट टर्नओवर अगर कुछ थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा होगा तो वहां पे उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, जैसे 10 लाख 20 लाख या 40 लाख है थ्रेशोल्ड लिमिट, तो एग्रीगेट टर्नओवर में आपका डेफिनेशन में सब कुछ आ जाएगा। जैसे अगर देखेंगे टैक्सेबल इंटरेस्ट रेट सप्लाई,
इंटरस्टेट सप्लाई टैक्सेबल है, एग्जिट सप्लाई है, जीरो रेट सप्लाई है, एक्सपोर्ट सप्लाई है, सब कुछ इसमें आ जाएगा। बट दो चीज नहीं आएगा, जो कि सीजीएसटी, एसजीएसटी, एपीजीएसटी, आईजीएसटी, जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस। एंड दूसरा चीज आपका, अगर कोई इनवर्ट सप्लाई के ऊपर अगर आरसीएम में आप पेमेंट कर रहे हैं तो वो नहीं जाएगा इंडिया फॉर्म में, उसको छोड़कर सब कुछ आ जाएगा। तो यहाँ पे मेनली वो 20 लाख का लिमिट देखेंगे, किसके लिए, सब कुछ यहाँ पे देखेंगे, जैसे इंटरेस्ट रेट सेल्स देखेंगे, एग्जाम इंटरेस्ट रेट सेल्स देखेंगे एंड एक्सपोर्ट सेल्स देखेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज के लिए देखेंगे। तो यहाँ पे क्या क्या लेंगे, वो जो एग्रीगेट टर्नओवर में तो तीनों ही ले लेंगे, इंटरेस्ट रेट सेल्स, एग्जाम सेल्स एंड आपका एक्सपोर्ट सेल्स। तो यहाँ पे एग्रीगेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल इंटरेस्ट रेट सेल्स अकेला इसको नहीं लेंगे, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल एनुअल एग्जाम इसको तो लेंगे, पूरा टोटल को लेना पड़ेगा, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल थ्री आइटम, ये वाला आपका आंसर रहेगा, ये वाला, क्योंकि तीनों आइटम को आपको लेना पड़ेगा, कैलकुलेशन जब करेंगे एग्रीगेट टर्नओवर। ठीक है, ये तो आंसर मिल गया, हम आगे नहीं जाएंगे। और एक बात बता देता हूँ, अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे और एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 24, जहाँ पे होता है कि कॉम्पल्सरी रजिस्ट्रेशन। तो अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसको इंटरेस्ट रेट मानेगा, वहाँ पर आपको कॉम्पल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, बट यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से हमको यहाँ पे इसको बताना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे बताना पड़ेगा। उसके बाद फॉलोइंग एन इंटरेस्ट रेट सप्लाई, तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट सप्लाई किसको बोलेंगे, अगर एक ही स्टेट के अंदर अगर दोनों रेसिडेंट एंड सप्लाई दोनों बैठे हैं तो उसको बोलेंगे इंटरेस्ट रेट सप्लाई है, या एक ही यूनियन टेरिटरी के अंदर दोनों ही बैठे हैं तो उसको बोलेंगे इंटरेस्ट रेट सप्लाई। उसको छोड़कर जो भी आप परमिटेशन कॉम्बिनेशन लगाए तो वहाँ पे इंटरेस्ट रेट बोलेंगे। और एक सिचुएशन है, अगर कोई कोस्टल स्टेट में काम करता है, जो कि टेरिटोरियल वाटर में जो काम करता है, तो वहाँ पे जो भी नियरेस्ट कोस्टल लाइन फ्रॉम द बेस लाइन, तो वहाँ पे उस स्टेट में उसको मानेगा, इंटरेस्ट रेट मानेगा, वो अलग चीज है। बट यहाँ पे अगर दोनों एक ही स्टेट या यूनियन टेरिटरी के अंदर है, सप्लाई एंड रेसिडेंट, तो उसको बोलेंगे इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे गुड सेंट फ्रॉम दिल्ली टू अनदर डीलर इन दिल्ली। ठीक है, तो दिल्ली में यूनियन टेरिटरी है, बट इसको हम स्टेट मानते हैं क्योंकि उसका ओन असेंबली है। ठीक है, ओन लेजिस्लेटिव है, तो इसलिए उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको हम मानते हैं स्टेट मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिल्ली से दिल्ली जा रहा है, दिल्ली से दिल्ली जा रहा है, मीन्स एक ही स्टेट के अंदर है, तो इसको हम इंटरेस्टेड मानेंगे। ठीक है, इंटरेस्टेड मानेंगे। उसके बाद दिल्ली टू एसीजेड नोएडा उत्तर प्रदेश, तो हम दिल्ली से नोएडा जा रहा है, बट अगर दिल्ली के अंदर भी अगर होगा, अगर एसीजेड को सप्लाई होगा तो उसको इंटरेस्टेड मानेंगे। ठीक है, अगर एक ही स्टेट के अंदर अगर हम कोई भी एसीजेड को सप्लाई करेंगे तो इसको हम बोलेंगे इंटरेस्टेड। एंड यहाँ पे तो अलग अलग स्टेट हो रहा है, तो यहाँ पे इंटरेस्टेड मानेंगे, इंटरेस्टेड नहीं मानेंगे। उसके बाद दिल्ली टू चंडीगढ़, तो यहाँ पे इंटरेस्टेड मानेंगे। नॉन ऑफ ये नहीं होगा, तो आपका आंसर रहेगा पहला वाला। ठीक है, पहला वाला आपका आंसर रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कैजुअल टैक्सिंग पर्सन इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन वेयर ही मेक्स, तो यहाँ कैजुअल टैक्सिंग पर्सन को मैं आपको बताता हूँ, सेक्शन नंबर 25 27 को अगर देखें कॉरेस्पॉन्डेंट, तो वहां पे बताता है एक कैजुअल टैक्सिंग पर्सन एंड नॉन रेसिडेंट टैक्सिंग पर्सन को 5 डेज प्रायर टू दी कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस, तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, 5 दिन पहले उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। यानी वो जो भी सप्लाई करेगा, इंटरेस्टेड हो तो वहां पे उसको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। ठीक है, तो यहाँ पे उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ओनली इंटरेस्टेड के लिए नहीं, इंटरेस्टेड एंड इंटरेस्टेड के लिए ये वाला होगा। टैक्सेबल इंटरेस्टेड एंड इंटरेस्टेड हुज एक्सीड, नहीं एक्सीड हो या नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं है, उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, नॉन ऑफ दी अबव नहीं होगा। तो आपका आंसर होगा बी वाला पॉइंट। ठीक है, बी वाला पॉइंट आपका आंसर रहेगा। ठीक है, उसके बाद है सुब्बू, एक रजिस्टर सप्लायर बेस्ड एट ईरो कोच दी स्टाफ ऑफ ए सॉफ्टवेयर कंपनी इन हैदराबाद, which is registered the classes were held at Europe the place of supply is, तो यहाँ प्लेस ऑफ सप्लाई के बारे में बोला है, मेनली यहाँ पे ट्रेनिंग के बारे में बोला है। तो ट्रेनिंग एंड अप्रेजल के लिए वहाँ पे देखोगे, अगर प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ पे होगा, अगर रेसिडेंट रजिस्टर है तो वहाँ पे लोकेशन ऑफ द रेसिडेंट मानेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई, अगर ऑन रजिस्टर है तो वहाँ पे एक्चुअली कहाँ पे ट्रेनिंग दिया जा रहा है। तो यहाँ पे अगर देखोगे प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए, प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए देखोगे रेसिडेंट कौन है, तो रेसिडेंट है शुभू, एंड वो सप्लाई बेस्ड ऑन कोर्स, बट वो रजिस्ट्रेशन लिया है हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद में वो रजिस्ट्रेशन लिया है, हैदराबाद में वो रजिस्ट्रेशन दिया है, तो हैदराबाद रहेगा प्लेस ऑफ सप्लाई, क्योंकि लोकेशन ऑफ द रेसिडेंट। ठीक है, लोकेशन ऑफ द रेसिडेंट अगर ऑन रजिस्टर होता तो वहाँ पे ईरोड लेते, जहाँ पे एक्चुअली वो जो ट्रेनिंग चलता है। बट यहाँ पे देखेंगे अगर आंसर कहाँ गया, म्यूचुअली एग्री नहीं होगा, आज डिसाइडेड बाई द डिपार्टमेंट नहीं होगा, ईरोड नहीं होगा, बैंगलोर भी नहीं होगा, तो आपका आंसर यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे गलत प्रिंट हुआ है, आपका आंसर रहेगा हैदराबाद। ठीक, हैदराबाद आपका आंसर रहेगा। उसके बाद advance ruling can be declared to be void by authority if it has been obtained by applicant या appellant by, तो यहाँ पे एडवांस रूलिंग को void माना जाएगा अगर उसको ऑप्टेन किए हैं फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट या सप्रेशन ऑफ फैक्ट करके अगर उसको ऑप्टेन किए हैं तो वहाँ पे उसको void मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रॉड आ जाएगा, सप्रेशन ऑफ फैक्ट आ जाएगा, मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट आ जाएगा, तो एनी ऑफ दी, ठीक है, तीनों आ जाएगा, तो आपका आंसर रहेगा डी पॉइंट। ठीक है, डी पॉइंट आंसर रहेगा। उसके बाद है फॉर दी ईयर 2017-18 ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, ऑब्वियसली जो भी ईयर एंड होता है उसका नेक्स्ट ईयर
31 दिसंबर तक रहता है उसका एनुअल ड्यू डेट ऑफ रिटर्न। तो वहाँ बुक्स ऑफ अकाउंट कब तक मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है, मेंटेन करना पड़ेगा, रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा कब तक, तो वहाँ पे 72 मंथ तक उसको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। एंड अगर उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो वहाँ पे जब इन्वेस्टिगेशन खत्म होगा उसका 1 साल और 72 मंथ फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न लाकर तब तक उसको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। बट यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन का केस नहीं लिया हुआ है, ओनली नॉर्मल केस लिया है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो भी उसका एनुअल ड्यू डेट ऑफ रिटर्न उससे देखेंगे 6 ईयर 72 मंथ देखेंगे। तो यहाँ पे ये रहेगा उसका एनुअल ड्यू डेट ऑफ रिटर्न का ड्यू डेट है। तो उसके साथ हम 6 ईयर ऐड करेंगे क्योंकि 6 ईयर आपका होता है 72 मंथ है, ठीक है। तो 6 ईयर ऐड करेंगे 18 19 20 21 22 23 24। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 ईयर कब तक आ जाएगा, 31 दिसंबर 2024 तक आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला ठीक है आपका आंसर ये वाला। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो जाता है। उसके बाद चल जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए दिया है कि what is the difference in tax consequences between interest rate from HO to branch in the same state and interest rate stock transfer between HO to branch in different state of the same supplier which is the private limited company and what kind of GST लगे। तो यहाँ पे मैंने बोला है कि क्या होगा जीएसटी का टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा अगर यहाँ पे हेड ऑफिस है एंड ब्रांच है दोनों अगर सेम स्टेट में है, अगर स्टॉक ट्रांसफर करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे ब्रांच एंड डिपेंडेंट अगर अलग अलग स्टेट में है तो वहाँ पे अगर वो स्टॉक ट्रांसफर करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे हेड ऑफिस है, एचओ है एंड यहाँ पे ब्रांच है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों को पहला सिचुएशन में मानेंगे कि ये दोनों एक ही स्टेट में है, एक ही स्टेट में है। तो एक स्टेट में अगर होगा तो वहाँ पे उनको एक ही रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है, एक ही रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, एक ही स्टेट में है, एक ही रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। एंड यहाँ पे उसको बोलेंगे इंट्रा स्टेट बोलेंगे, एक ही स्टेट में है तो यहाँ पे इंट्रा स्टेट बोलेंगे उसको ट्रांजेक्शन को। एंड यहाँ पे जो भी स्टॉक ट्रांसफर करेंगे जैसे मानेंगे कि एक ही पर्सन उसका एक ही प्लान में जो भी रजिस्ट्रेशन लेता है तो एक ही उसको रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे उसको टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि एक ही पैन नंबर पर एक ही जीएसटी नंबर है उसके पास एंड एक ही रजिस्ट्रेशन है, तो इसलिए यहाँ पे जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ पे जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है, यहाँ पे जीएसटी नहीं लगेगा। बट अगर देखें एचओ एंड ब्रांच अगर अलग अलग स्टेट में है, ठीक है, एचओ एंड ब्रांच अगर अलग अलग स्टेट में है तो वहां पे उसको दोनों रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, दो दो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। बट यहाँ पे अगर एचओ एंड ब्रांच अगर एक ही स्टेट में है अगर अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो वहां पे टैक्स लगेगा। बट अगर यहाँ पे एक ही रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो वहां पे टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। बट यहाँ पे तो कंपलसरी दोनों रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, दो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा एंड वहाँ पे इसे तो इंटरेस्ट रेट मानेगा एंड वहाँ पे जीएसटी लगेगा, ठीक है। यहाँ पे जीएसटी कंपलसरी लगेगा। बट यहाँ पे अगर यहाँ पे दो अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेंगे एक ही स्टेट के अंदर तो वहाँ पे उसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा। अगर एक ही रजिस्ट्रेशन तो वहाँ पे जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। ये है पार्ट ए। उसके बाद पार्ट बी को चलते हैं। यहाँ पे दिया है कि सक्सीता प्राइवेट लिमिटेड एक रजिस्टर्ड सप्लायर, सक्सीता प्राइवेट लिमिटेड एक रजिस्टर्ड सप्लायर है एंड वो फर्निश कर रहा है फॉलोइंग डिटेल्स रिलेटेड टू दी सप्लाई इफेक्टिव फ्रॉम दिसंबर 2017 में जो भी सप्लाई किया है उसके रिलेटेड सब कुछ डिटेल्स दे दिया है, जैसे पर्टिकुलर दे दिया है एंड अमाउंट दे दिया है रुपीज में, ठीक है। 8 मार्क्स का आया था, सिंपल क्वेश्चन है। सेल प्राइस चार्ज टू कस्टमर विद इन द स्टेट एक्सक्लूडिंग जीएसटी। तो यहाँ पे एक ही स्टेट के अंदर वो सेल प्राइस चार्ज कर रहा है, मेनली जो प्राइस है 10 लाख है, ठीक है। उसके बाद सर्विस चार्जेस लेविड इन दी इनवॉइस, तो यहाँ पे सर्विस चार्जेस 11,000 है वो भी लेवी हो रहा है। तो हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 15 अगर देखेंगे सीजीएसटी एक्ट में, वहां पे बताता है आपका जो भी टैक्सेस सेक्शन नंबर 15 सबसेक्शन 2 प्लस ए में बताता है जो भी सब कुछ टैक्सेस वो सब ऐड हो जाएगा, ठीक है। उसमें सबसेक्शन बी में बोल रहा है जो भी आपका सप्लायर्स का ऑब्लिगेशन है, बट वहां पे रेसिडेंट अगर पेमेंट कर देता है वो भी ऐड हो जाएगा। उसका कुछ सब कुछ क्लॉज डी में था कोई इंसिडेंशियल एक्सपेंसेस वो भी ऐड हो जाएगा। उसमें डी में था जो भी लेट फी पेनल्टी फाइन वो सब ऐड हो जाएगा। उसके बाद लास्ट का सब्सिडी अगर नॉन गवर्नमेंट बॉडी से रिसीव होगा एंड रिलेटेड टू द प्राइस वो भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सर्विस चार्जेस में भी है वो इंसिडेंशियल चार्जेस है तो वो भी ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर वैल्यू कैलकुलेशन करेंगे ना तो यहाँ पे आ जाएगी रुपीज में एंड यहाँ पे 10 लाख उसके साथ हम वैल्यू ऐड करेंगे तो ये जो वैल्यू वो ऐड हो जाएगा। प्रोविजन जो मैं आपको बता रहा हूँ जो भी प्रोविजन उसको लिखना है, ठीक है, उसको लिखना है। उसके बाद पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग एक्सपेंसेस है इंसिडेंटल की सेल, तो पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग जो भी एक्सपेंसेस है वो भी है आपका इंसिडेंटल एक्सपेंसेस वो भी ऐड हो जाएगा, पेड करनी होगा वो भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। वो ऐड हो जाएगा 14,200 ऐड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है वेटमेंट चार्जेस एंड सोन सेपरेटली इन इनवॉइस, तो वेटमेंट चार्जेस वो इंसिडेंटल एक्सपेंसेस वो भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। वो भी ऐड हो जाएगा 7,800। तो उसके बाद कमीशन चार्ज बाय टू बायर, तो जो भी कमीशन है वो भी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस है, सब कुछ यहाँ पे ऐड हो जाएगा, सब कुछ इंसिडेंटल एक्सपेंसेस में ऐड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है प्रॉम्प्ट पेमेंट, जल्दी पेमेंट करने के लिए डिस्काउंट यहाँ पे मिल रहा है। इंडिकेटेड इन इनवॉइस 1% है इफ द पेमेंट मेड विद इन 1 मंथ, तो यहाँ पे अगर पेमेंट होगा 1 मंथ के अंदर तो वहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। तो डिस्काउंट डिडक्ट होता है अगर
वो पहले से डिस्काउंट पता है एंड इनवॉइस में अगर है तो वहाँ पे मीन्स प्राइवर डिस्काउंट, प्री डिस्काउंट वो आपका लेस हो जाता है। बट अगर पोस्ट डिस्काउंट है तो वहाँ पे भी अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो वहाँ पे भी वो लेस हो जाएगा। कंडीशन क्या है, पहले से पता है इनवॉइस में है एंड उसके रिलेटेड जो भी इनवॉइस है वो अगर उसके पास है वो दिखा देता है कि उसके रिलेटेड इनवॉइस है एंड जो भी आईटीसी है उसके रिलेटेड वो अगर रिवर्स कर देगा रेसिपेंट तो वहाँ पे डिस्काउंट डिडक्ट हो जाएगा। बट यहाँ पे पहले से पता है इनवॉइस में है तो यहाँ पे प्री डिस्काउंट इसको मानेंगे तो 1% यहाँ पे डिस्काउंट डिडक्ट हो जाएगा। किसका 1%? ये 10 लाख 1%, तो यहाँ पे 1% ऑफ 10 लाख हम यहाँ पे कितना होगा कैलकुलेशन करिए। तो यहाँ पे 10,000 है तो ये डिडक्ट हो जाएगा, हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं तो डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कितना होगा यहाँ पे और कुछ दिया है क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन में? यहाँ पे रेट ऑफ टैक्सेस दे दिया है, सीजीएसटी का रेट 6%, एसजीएसटी 6% एंड आईजीएसटी 12%। तो यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है 6% ऑफ द कस्टमर डिड नॉट मेक द पेमेंट विद इन 1 मंथ। तो यहाँ पे था प्रॉम्प्ट पेमेंट करने के लिए विद इन 1 मंथ के अंदर 1% मिलेगा, बट बाद में पता चलता है कि 60% यहाँ पे पर्सन वो प्रॉम्प्ट पेमेंट 1 मंथ के अंदर नहीं ले रहे हैं, हेंस दी सप्लायर रिकवर द प्रॉम्प्ट पेमेंट डिस्काउंट ऑफर टू देम। तो यहाँ पे वो रिकवर कर रहा है तो उससे कोई मतलब नहीं है। अब हम उसको देखेंगे जब वो डेबिट नोट इशू करेगा, क्योंकि अगर हमको प्राइस क्या करना है, बढ़ाना है ना, तो वहाँ पे डेबिट नोट टैक्स बढ़ाना है या प्राइस बढ़ाना है तो वहाँ पे डेबिट नोट इशू करेगा बाद में, इसका ट्रीटमेंट यहाँ पे नहीं होगा। बाद में जब यहाँ पे सप्लायर डेबिट नोट इशू करेगा तभी इसका ट्रीटमेंट होगा, बट अभी के लिए ये माउंट के लिए कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं होगा और ये हम डिडक्ट कर देंगे। ठीक है, प्राइस से डिडक्ट कर देंगे, देखेंगे कितना हो रहा है यहाँ पे प्राइसेस। ठीक है, तो आप कैलकुलेशन करते जाइए मेरे साथ, करिए। 10 लाख है उसके साथ ऐड हो जाएगा 11,000 प्लस 14,000, 14,200 है प्लस 7,800 है प्लस 15,000 है। उसमें से हम यहाँ पे 10,000 लेस कर देंगे तो यहाँ पे आ रहा है 10,38,000, 10,38,000 आ रहा है। उसके ऊपर क्या लगेगा, जीएसटी, सीजीएसटी या आईजीएसटी लगेगा या एसजीएसटी लगेगा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे सप्लाई कर रहा है ड्यूरिंग सेमी सेमी स्टेट के अंदर विद इन द स्टेट यहाँ पे सप्लाई कर रहा है कस्टमर को, तो इसलिए यहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा। ठीक है, तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा यहाँ पे, ये दोनों ही लगेगा। तो चलो 6% देखेंगे कितना हो रहा है, तो ये आ रहा है 62,280 रुपीज, 62,280 रुपीज। तो अगर टोटल करेंगे तो ये आ रहा है, टोटल टैक्सेस आ रहा है 1,24,560 रुपीज है। ठीक है, तो ये आपका खत्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे दिया है, पार्ट ए में दिया है, मिस्टर एक्स डीलर डीलिंग इन इंटरेस्टेड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में इंटरेस्ट रेट में एंगेज है एंड प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ पे, इंडिया में है एंड वो फर्निश किया है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2018। तो चलो यहाँ पे क्या पूछा है, एडवाइस मिस्टर एक्स वेदर ही इज रिक्वायर्ड टू रजिस्टर हिमसेल्फ, मींस यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लेगा या नहीं लेगा। तो रजिस्ट्रेशन के लिए हमको देखना पड़ेगा एग्रीगेट टर्नओवर। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली पूछा है कि एग्रीगेट टर्नओवर क्या रहेगा उसका। तो यहाँ पे सेल ऑफ टैक्सेबल गुड्स बाय हेड ऑफिस लोकेटेड इन चेन्नई, तो यहाँ पे सेल करा है तो सेल्स सब कुछ आ जाएगा, क्योंकि हमको एग्रीगेट टर्नओवर में सेल्स देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 लाख आ जाएगा रुपीज में, यहाँ पे डाल देते हैं, एक कॉलम यहाँ पे कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 लाख है। उसके बाद है सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज बाय ब्रांच ऑफिस ऑफ बेंगलुरु फॉर 50,000, सब कुछ आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद है सप्लाई ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम जीएसटी 10,000, तो ये भी आ जाएगा, एक्सपोर्टेड गुड्स आ जाएगा 10,000 आ जाएगा। उसके बाद एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये एग्जेम्प्टेड है। ठीक है, हम एक्सपोर्ट पर हैं बट एग्जेम्प्टेड है एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज 2 लाख है। ठीक है, ये 2 लाख है। उसके बाद है यहाँ पे, उसके बाद है अगर यहाँ पे सेल ऑफ गुड्स एक्टिंग एज एन एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ इनकम 15 लाख है, तो यहाँ पे 15 लाख के लिए यहाँ पे देखना पड़ेगा कि वो पारा 3 में कवर होता है या नहीं होता है। पारा 3 में कवर होता है, तो पारा 3 में जब एजेंट उसका नाम में इन्वॉइस इशू होता है, तो यहाँ पे इन्वॉइस कुछ भी इशू नहीं किया है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना ये अमेंडमेंट से पहले, क्योंकि इसके बाद अमेंडमेंट आया था जहाँ पे पारा 3 का जो लफड़ा आया था, जो भी वहाँ पे एजेंट इन्वॉइस उसका नाम पर अगर इशू होगा तो वहाँ पे देखेंगे। बट ये जब क्वेश्चन आया था तो वहाँ पे पारा 3 का लफड़ा नहीं था, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है कि ओनली यहाँ पे एजेंट एक्टिंग कर रहा है आज एजेंट, तो इसके लिए वो सप्लाई कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पे देखना पड़ेगा कि अगर वो पारा 3 में कवर होता है तो यहाँ पे उसका जो भी टर्नओवर है इसको इंक्लूड करेंगे 15 लाख को, अगर कवर नहीं होगा तो वहाँ पे उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। और एक बात है, अगर ये पारा 3 में कवर हो जाता है तो उसको तो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे दो दो चीज है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पारा 3 में उसको इंक्लूड कर देते हैं 15 लाख में, मानते हैं कि ये फर्दर सप्लाई करेगा उसका नाम पर इनवॉइस इशू करके, और यहाँ पे उसको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन देना पड़ेगा। ठीक है, कंपल्सरी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन देना पड़ेगा। और एक चीज है यहाँ पे, क्योंकि सेक्शन नंबर 24 के हिसाब से उसको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन देना पड़ेगा। और एक यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहा है तो यहाँ पे भी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन देना पड़ेगा अंडर सेक्शन नंबर 24 में। तो ये तो रजिस्ट्रेशन देना पड़ेगा कंपल्सरी, एंड इसको ऐड कर देते हैं, कितना हो रहा है 17 लाख है प्लस यहाँ पे 1,60,000, तो यहाँ पे 18,60,000 है टोटल टर्नओवर, जो कि 20 लाख से कम है।
फिर भी उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे उसका एक्सपोर्ट कर रहा है, एंड दूसरा यहाँ पे वो एजेंट जो भी वो पॉलिथीन में कवर हो जाता है, हम अजम्पशन ले रहे हैं, तो इसलिए उसको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, पार्ट बी को। पार्ट बी को चलते हैं, तो यहाँ पे है विमला ट्रांसपोर्ट एंड कंपनी एक पार्टनरशिप फार्म बेस्ड आज चेन्नई। चेन्नई का एक ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है, पार्टनरशिप फार्म इज रनिंग ए रेगुलर टूरिस्ट बस सर्विस। वो रनिंग कर रहा है रेगुलर बस टूरिस्ट सर्विसेज इन कैरिंग पैसेंजर कर रहा है गुड्स फ्रॉम चेन्नई टू बैंगलोर इन कर्नाटका स्टेट एंड ट्रिवांड्रम फ्रॉम केरला स्टेट विद इफेक्ट फ्रॉम 5 सितंबर 2017। मींस यहाँ पे वो चेन्नई से जा रहा है, यहाँ पे वो चेन्नई से जा रहा है कहाँ पे, जा रहा है बेंगलुरु को कर्नाटका स्टेट में, एंड त्रिवेंद्रम जो कि आपका केरला स्टेट में है, उसको जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ यहाँ पे टूरिस्ट बस सर्विस दे रहा है, एंड कैरिंग पैसेंजर कर रहा है, एंड दूसरी भी कर रहा है। ठीक है, उसके बाद है the farm wants to know whether the interstate movement of various modes of conveyance carrying goods and passenger both between distinct persons as specified under section number 25 of the CGS Act, except in case of movement of further supply के लिए of the same conveyance is coming under GP, you are required to advise the farm suitably। तो यहाँ पे अगर वो इंटरस्टेट मूवमेंट करेगा वेरियस मोड्स ऑफ कन्वेंस फॉर गुड्स एंड पैसेंजर्स कैरी करने के लिए बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन, तो वहाँ पे वो रजिस्ट्रेशन होगा, चाहे जो भी डिस्टिंक्ट पर्सन अंडर सेक्शन नंबर 25 का सेक्शन 4 में, तो वहाँ पे उसको टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। बट यहाँ फर्दर सप्लाई के लिए नहीं लेता है, एक्सेप्ट फॉर फर्दर सप्लाई, क्योंकि फर्दर सप्लाई अगर होगा तो वहाँ पे टैक्स लग जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ मेनली अगर एक ही पर्सन डिस्टिंक्ट पर्सन के रूप में अगर कोई भी सप्लाई करेंगे तो वहाँ पे वो शेड्यूल 1 में कवर हो जाएगा। ठीक है, सेक्शन नंबर 7 एंड शेड्यूल 1 में वो कवर हो जाएगा, जिसका हम सप्लाई बोलेंगे एंड टैक्स लग जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे डिस्टिंक्ट पर्सन क्योंकि उसका ब्रांच को वो सप्लाई कर रहे हैं तो डिस्टिंक्ट पर्सन है, एंड यहाँ पे भी दोनों के रूप में सप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे तो सप्लाई बन जाएगा। बट यहाँ पे और एक हम देखे थे सेक्शन नंबर 7 सेक्शन 2 में देखे थे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो जो भी जीएसटी काउंसिल का रिकमेंडेशन में यहाँ पे बोल सकता है, कोई भी सप्लाई को मना कर सकता है कि यहाँ पे सप्लाई नहीं लगेगा। ठीक है, सप्लाई नहीं लगेगा। तो ये एक नोटिफिकेशन लाया था जहाँ पे बोला था, जो सर्कुलर लाया था जहाँ पे बोला था कि अगर इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ वेरियस कॉन्वेंस, कॉन्वेंस में आपका बस ट्रेन ट्रक सब कुछ आ जाएगा, ट्रॉलर सब कुछ आ जाएगा, ट्रेन आ जाएगा, तो वहाँ पे अगर वेरियस मोड्स ऑफ कॉन्वेंस में आप अगर गुड्स या पैसेंजर कैरी करेंगे या अगर रिपेयर के लिए भेजेंगे तो वहाँ पे उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। तो यहाँ पे वो पैसेंजर के लिए इंटरस्टेट मूवमेंट कर रहा है वेरियस मोड्स, तो इसलिए यहाँ पे पैसेंजर या गुड्स कैरी करने के लिए उसको इंटरस्टेट मूवमेंट कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे जीएसटी नहीं लगेगा। बट वहाँ पे बोला है कि एक्सेप्ट फॉर फर्दर सप्लाई, तो यहाँ पे भी बोल दिया है कि एक्सेप्ट है, तो इसलिए यहाँ पे जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, पार्ट ए को चलते हैं। उसका पार्ट ए को चलते हैं। Explain the concept of recovery in installment under section number 80 of the CGST, giving the circumstances in which the facility can be allowed and will not be allowed to the defaulter। तो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट का जो भी रिकवरी वो कैसे होता है, तो सेक्शन नंबर 80 में हम देखे थे रिकवरी हो सकता है डायरेक्टली, बट यहाँ पे इंस्टॉलमेंट में भी अलाउ होगा, मैक्सिमम 24 इंस्टॉलमेंट मिलेगा, एंड यहाँ पे इंटरेस्ट भी उसके साथ देना पड़ेगा इंस्टॉलमेंट के साथ। अगर आप एक बार इंस्टॉलमेंट देने में डिफॉल्ट कर देते हैं तो आपके ऊपर इंस्टॉलमेंट नहीं लगेगा। उसके बाद अगर आप अप्लाई किए हैं पहले से, अगर आपका एप्लीकेशन कैंसिल हो गया है तो वहाँ पे भी नहीं मिलेगा ये जो इंस्टॉलमेंट का फैसिलिटी। उसके बाद है अगर आप पहले से प्रीवियस ईयर में अगर पहले से अगर वहाँ पे रिफंड किए हैं तो अभी आपको इंस्टॉलमेंट नहीं मिलेगा। उसके बाद अगर 25,000 से कम है रिकवरी अमाउंट तो वहाँ पे भी इंस्टॉलमेंट नहीं चलेगा। ठीक है, सेक्शन नंबर 80 ये भी बोल रहा है। ठीक है, उसके बाद है सेक्शन नंबर 60 बोल रहा है प्रोविजनल असेसमेंट। बोलिए, तो प्रोविजनल असेसमेंट कब होगा, अगर आप रेट ऑफ ड्यूटी एंड वैल्यू अगर डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं तो वहाँ पे बफर ऑफिसर को आप अप्लाई करेंगे कि हमारा जो भी ड्यूटी आप प्रोविजनली कैलकुलेशन कर दीजिए, तो आप एप्लीकेशन देंगे प्लस आपको सिक्योरिटी बॉन्ड देना पड़ेगा। ठीक है, जो भी सिक्योरिटी बॉन्ड अमाउंट होगा उसको आपको देना पड़ेगा बफर ऑफिसर। इसमें बफर ऑफिसर 90 डेज के अंदर आपका अमाउंट जो भी प्रोविजनल असेसमेंट करेगा अमाउंट कैलकुलेशन करेगा। उसके बाद वो फाइनल असेसमेंट होगा। ठीक है, फाइनल असेसमेंट होगा। फाइनल असेसमेंट में क्या होगा, तो फाइनल असेसमेंट 6 मंथ के अंदर मेनली उसका भी फाइनल असेसमेंट होता है, रिजल्ट होता है। उसको उसको जॉइंट कमिश्नर या डेप्यूटी कमिश्नर एडिशनल कमिश्नर उसको एक्सटेंड कर सकते हैं फर्दर 6 मंथ, या कमिश्नर उसको 4 ईयर के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। तो वहाँ फाइनल असेसमेंट के बाद जो भी आप प्रोविजनल असेसमेंट में जो भी ड्यूटी कमिट किया है उससे अगर फाइनल असेसमेंट में जो भी ड्यूटी अगर ज्यादा होता है तो आपको 18% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर वहाँ पे उल्टा हो जाता है मीन्स आप जो भी पेमेंट किए हैं वो अगर ज्यादा हो जाता है जो भी फाइनली कैलकुलेशन अमाउंट, तो वहाँ पे आपको रिफंड मिल जाएगा प्लस इंटरेस्ट भी मिल जाएगा अगर वो लेट में वो रिफंड देते हैं। ठीक है, ये आपका पूरा प्रोविजनल असेसमेंट मैं आपको बता दिया हूँ। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही हम क्लास में पढ़ाते हैं स्टूडेंट को, बहुत ज्यादा हम रिवीजन करते हैं जिससे सब कुछ दिमाग में फिट हो जाता है स्टूडेंट का। ठीक है, स्टूडेंट का दिमाग में सब कुछ फिट हो जाता है, तो इसलिए हमारा स्टूडेंट मैक्सिमम स्टूडेंट 80+ सिक्योर करते हैं एग्जामिनेशन में। ठीक है, एग्जामिनेशन में 80+ सिक्योर कंपलसरी करते हैं। उसके बाद है बालाजी एंड कंपनी एक पार्टनरशिप फार्म है एंड इंटेंट टू स्टार्ट है बिजनेस इन राजस्थान में। वो चाहता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए फॉर सप्लाई ऑफ गारमेंट बिजनेस, वो सप्लाई करने के लिए मोस्टली मेन फॉर ओवरसीज बायर, मेनली वो ओवरसीज बायर जो की है फॉरेन बायर को सेल करने के लिए।
आज रिगार्ड द क्लासिफिकेशन ऑफ द गुड्स, तो क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स के लिए सम डिफिकल्टीज हो रहा है डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है। क्लासिफिकेशन नहीं कर पा रहा है तो वहां पे वो कैन सीक द एडवांस रूलिंग फॉर द अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ इशू ऑफ क्लासिफिकेशन गुड्स। तो यहाँ पे वो एडवांस रूलिंग से, जो भी एडवांस रूलिंग अथॉरिटी से यहाँ पे वो ले सकता है कैसे क्लासिफिकेशन करेगा गुड्स, उससे वो ले सकता है हेल्प। Can the farm also seek ruling on issues involving the place of supply? Also यहाँ पे फार्म चाहता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई के रिलेटेड यहाँ पे लेने के लिए एडवांस रूलिंग ले सकता है क्या? तो एडवांस रूलिंग एक ऑथोरिटी होता है जहाँ पे आपको अगर कोई डाउट होता है, सेवन चीज क्या है, बोलो बोलो बोलो, हम क्लास में पढ़े हैं, आपको जो स्टूडेंट है वो तो पढ़े हैं। तो यहाँ पे सेवन चीजें, पहला है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, वैल्यू एंड टाइम ऑफ सप्लाई एंड आईटीसी रिलेटेड आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है, एंड यहाँ डिटर्मिनेशन टैक्स लायबिलिटी, एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन एप्लीकेबल है या नहीं है, एंड रजिस्ट्रेशन होगा या नहीं होगा, एंड यहाँ पे सप्लाई बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, ये सभी चीजें जिसके रिलेटेड आप एडवांस रूलिंग के लिए जा सकते हैं। बट यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई के रिलेटेड एडवांस रूलिंग के पास नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स के रिलेटेड है, तो यहाँ पे ये क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स के रिलेटेड जा सकता है एडवांस रूलिंग के पास, बट यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई के रिलेटेड नहीं जा सकता है। और यहाँ पे लॉजिक रखेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई में क्यों नहीं जा सकता है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में है, तो वहाँ पे दो दो स्टेट का इन्वॉल्वमेंट है, तो इसलिए आर्बस यूनियन अगर देखेंगे एक ही स्टेट या एक ही यूनियन टेरिटरी के आर्बस यूनियन होते हैं, अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग आर्बस यूनियन अप्रोच होते हैं। तो यहाँ पे जैसे सप्लाई में अगर देखें दो स्टेट का इन्वॉल्वमेंट होता है, दो या ज्यादा स्टेट का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो इसलिए आर्बस यूनियन का पावर नहीं है कि प्लेस ऑफ सप्लाई का मैटर डिटरमाइन कर पाएगा, तो इसलिए प्लेस ऑफ सप्लाई के रिलेटेड आर्बस यूनियन के पास हम नहीं जा सकते हैं। बट सेवन चीज के रिलेटेड जा सकते हैं, क्लासिफिकेशन के रिलेटेड जा सकता है, बट यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई के रिलेटेड नहीं जा सकता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को चलते हैं। एनुमरेट एंड एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ ऑडिट, ठीक है। टाइप्स ऑफ ऑडिट बताइए, तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ ऑडिट आपका 3 टाइप्स का ऑडिट होता है। एक आपका रहता है ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटीज, स्पेशल ऑडिट है, एंड तीसरा रहता है ऑडिट बाय सीए एंड सीएमए, ठीक है। ऑडिट करते हैं प्रैक्टिसिंग सीए एंड सीएमए। तो यहाँ पे पहले देखेंगे आपका ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटीज, तो यहाँ पे टैक्स अथॉरिटीज को अगर लगता है, प्रॉपर ऑफिसर को अगर लगता है, या कमिश्नर नॉट बिलो द रैंक ऑफ द अदर ऑफिसर को अगर वो लगेगा कि यहाँ पे आपका ऑडिट होना चाहिए, तो यहाँ पे ऑडिट के लिए वो नोटिस भेजेगा, 15 डेज का प्रायर नोटिस देगा। उसके बाद आपका ऑडिट 3 मंथ के अंदर होगा, प्लस एक्सटेंड हो सकता है मैक्सिमम 3 मंथ, मींस टोटल 6 मंथ तक एक्सटेंड हो सकता है, ठीक है। एंड यहाँ पे जो भी सब यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मांगेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, एंड यहाँ पे कंक्लूजन जब होगा तो उसका 30 डेज के अंदर सब कुछ यहाँ पे वो दे देगा रिजल्ट। एंड यहाँ पे अगर ज्यादा टैक्स पेमेंट होता है तो वहाँ पे डिमांड रिकवर लग जाएगा अंडर सेक्शन नंबर 73 74 में, ठीक है। ये है आपका ऑडिट बाय टैक्स एक्टिविटी। उसके बाद है ऑडिट बाय स्पेशल ऑडिट, तो स्पेशल ऑडिट होता है कोई भी अगर इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी चलता है तो वहाँ पे अगर पता चलता है कि वो नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन कॉम्प्लेक्सिटी है, और दूसरा है अगर आप एक्सेस आईटीसी क्लेम की है तो वहाँ पे कमिश्नर, ठीक है, असिस्टेंट कमिश्नर साइड होगा, तो वहाँ पे वो क्या करेगा, स्पेशल ऑडिट के लिए होगा। स्पेशल ऑडिट करेंगे कौन, सीएससीए में करेंगे स्पेशल ऑडिट, उनका रेमुनेशन कौन देगा, रेमुनेशन देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट देंगे। एंड यहाँ पे ये जो ऑडिट 90 डेज के अंदर होना चाहिए, फर्दर एक्सटेंड हो सकता है 90 डेज। अगर ज्यादा टैक्स पेमेंट होता है तो वहाँ पे डिमांड रिकवर लग जाएगा। और एक ऑडिट होता है ऑडिट बाय सीएससीए में, जो कि रहता है सेक्शन नंबर 35 सबसेक्शन 5 में होता है। अगर आपका टर्न ओवर 2 करोड़ से ज्यादा है तो वहाँ पे आपको ऑडिट करना पड़ेगा, एंड जो भी रिटर्न है आपको फाइल करना पड़ेगा डिटेल 9 सी। अगर आपका टर्न नंबर 5 करोड़ से ज्यादा होता है तो वहाँ पे आपको एक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट देना पड़ेगा, एलॉन्ग विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल स्टेटमेंट के साथ, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट ए। उसका पार्ट बी को चलते हैं। तो पार्ट डी में दिया है एडमिशन टू ट्रू थिएटर, एक 90 पर टिकट है ट्रू थिएटर का, 90 पर टिकट है और तमिल मूवी के लिए एज वेल एज हिंदी मूवी के लिए टिकट है 90 रुपीज। एंड यहाँ पे एंटरटेनमेंट टैक्स तमिल मूवी के लिए 10%, एंड तमिल मूवी के लिए एंड हिंदी मूवी के लिए 20% अदर लैंग्वेज के लिए, ठीक है। एंड यहाँ पे इन द मंथ ऑफ नवंबर ट्रू थिएटर क्या कर रहा है, सोल्ड कर रहा है 2000 टिकट है तमिल मूवीज का, एंड 1500 का टिकट है हिंदी मूवीज के लिए। तो यहाँ पे आपको वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई कैलकुलेशन करना पड़ेगा, एंड एप्लीकेबल रेट रहेगा 18% जीएसटी फॉर तमिल मूवी एंड 28% फॉर हिंदी मूवी के लिए, एंड जीएसटी लाइन पे आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो आ जाइए कैलकुलेशन करते हैं क्या रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे तमिल मूवी टी भी, तमिल मूवी टीएम, ठीक है, एचएम हिंदी मूवी के लिए। तो यहाँ पे तमिल मूवी का प्राइस कितना है, 90 है, और इसका प्राइस भी 90 है। बस यहाँ पे टैक्स लग जाएगा, जो भी एंटरटेनमेंट टैक्स वो ऐड हो जाता है वैल्यूएशन के हिसाब से, एंड यहाँ पे 20% वो सब कुछ ऐड हो जाएगा वैल्यूएशन सेक्शन नंबर 15 के हिसाब से। तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, 99 हो जाएगा उसका वैल्यू, एंड यहाँ पे हो जाएगा 88, क्योंकि 20% है इसके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे 108 आ जाएगा। तो उसके बाद वैल्यू कैलकुलेशन करेंगे, तो यहाँ पे टीएम के लिए देखेंगे, यही पे कैलकुलेशन कर देते हैं। 2000 टिकट है, ठीक है, 2000 टिकट है, तो आ जाइए मल्टीप्लाई कर देंगे, 99 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2000, तो यहाँ पे आ जाएगा 1,98,000 है टोटल वैल्यू है, ठीक है। एंड यहाँ पे होगा 2000 मल्टीप्लाई कर दीजिए,
कितना होगा 108 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2000। सर यहाँ पे 1500 है, ठीक है 1500 है, यहाँ पे 2000 नहीं है। आप भी कुछ नहीं बताते हैं तो हमको सब कुछ यहाँ पे करना पड़ता है, तो गलती तो थोड़ा हो जाता है, लॉजिकल मिस्टेक। तो यहाँ पे आ रहा है 1,62,000 पे, ठीक है 1,62,000 वैल्यू आ गया। अब सीजीएसटी एसजीएसटी कैलकुलेशन कर लेंगे। तो सीजीएसटी एसजीएसटी क्या रहेगा, क्योंकि एक ही स्टेट के अंदर तो सीजीएसटी रहेगी और एसजीएसटी रहेगा, ठीक है दोनों का सीजीएसटी एसजीएसटी रहेगा। तो यहाँ पे सीजीएसटी अगर देखेंगे तमिल मोदी का रहेगा 18% तो 9% 9%, तो यहाँ पे 9% 9%, एंड यहाँ पे 28% मीन्स 14% 14%, ठीक है 14% 14%। तो कैलकुलेशन कर लेते हैं, पहले हम ये वाला कैलकुलेशन कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी है। तो ये आ जाएगा 22,680 रुपीज, एंड यहाँ पे आ जाएगा वही आएगा 22,680 रुपीज, एंड यहाँ पे देखते हैं 1,98,000 मल्टीप्लाई हो जाएगा 9%, तो ये आ जाएगा 17,820 रुपीज, एंड यहाँ पे आएगा 17,820 रुपीज, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन खत्म हो जाता है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, ठीक है क्वेश्चन नंबर 6 को चलते हैं। पार्ट ए में दिया है कि Ochutha Motors Private Limited, Ochutha Motors Private Limited have been served a शो कॉज नोटिस ऑन 2 नवंबर। तो यहाँ पे शो कॉज नोटिस उसके पास आया है 2 नवंबर 2021 को शो कॉज नोटिस आया है उसके पास, ठीक है। अंडर सेक्शन नंबर 73 सबसेक्शन 1 मींस यहाँ पे अदर देन फ्रॉड वाला, ठीक है ये है अदर देन फ्रॉड वाला, एक है फ्रॉड के लिए और दूसरा है अदर देन फ्रॉड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये अदर देन फ्रॉड के लिए सेक्शन नंबर 74 है फ्रॉड के लिए, अगर आप फ्रॉड करते हैं, बट यहाँ पे अगर आप कोई फ्रॉड नहीं कर रहे हैं अदर देन फ्रॉड के लिए, ठीक है। चलो, alleging that the supplier had not मेड शॉर्ट रेमिटेंस ऑफ जीएसटी मींस यहाँ पे वो अलेज कर रहे हैं कि वहाँ पे कंप्लेन कर रहे हैं कि यहाँ पे वो शॉर्ट पेमेंट किया है जीएसटी, सप्लायर शॉर्ट पेमेंट किया है जीएसटी फॉर द मंथ ऑफ सितंबर अक्टूबर नवंबर, तो 3 मंथ के लिए 2017 का यहाँ पे वो शॉर्ट पेमेंट किया है जीएसटी में, ठीक है। उसके बाद डिपार्टमेंट अफोर्ड ए पर्सनल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड ऑन 15 नवंबर, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट में वो एक अफोर्ड कर रहा है, पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव के लिए अपॉर्चुनिटी दे रहा है, कब दे रहा है 15 नवंबर में वो दे रहा है, ठीक है। उसके बाद the company seeks your expert advice in drafting in written submission to the टेंडर एट द टाइम ऑफ पर्सनल हियरिंग इन रेस्पेक्ट ऑफ शोकॉज नोटिस। तो यहाँ पे कंपनी आपसे एक्सपर्ट एडवाइस ले रहा है, तो यहाँ पे वो क्या रिटर्न सबमिशन करेगा, टेंडर करेगा जब वो पर्सनल हियरिंग करेगा, ठीक है शोकॉज नोटिस के रिलेटेड। यू आर रिक्वायर्ड टू ड्राफ्ट द रिप्लाई ऑन देयर बिहाफ, तो यहाँ पे आपको ड्राफ्ट करना पड़ेगा रिप्लाई क्या देना है। यू मे अज्यूम दैट देयर इज नो चेंज इन द लीगल पोजीशन ड्यूरिंग नवंबर 2021, तो यहाँ पे आप अज्यूम करें कोई भी लीगल पोजीशन यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है, जो भी था 17 में यहाँ पे नवंबर में वही है, ठीक है, एंड दैट इज रिमेन्स सेम आज इट इज प्रेजेंट, तो यहाँ पे सेम है, जो भी प्रेजेंट है सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ शो कॉज नोटिस, ठीक है शो कॉज नोटिस ऑर्डर देन थॉट के लिए मैक्सिमम कब तक आप शो कॉज नोटिस इशू कर सकते हैं। तो शो कॉज नोटिस के लिए जो भी आपका एनुअल ड्यू डेट ऑफ रिटर्न से 2 ईयर 9 मंथ तक आप शो कॉज नोटिस इशू कर सकते हैं, ठीक है शो कॉज नोटिस 2 ईयर 9 मंथ तक शो कॉज नोटिस इशू कर सकते हैं। तो शो कॉज नोटिस कैसे इशू करेंगे, तो शो कॉज नोटिस मैक्सिमम बोला है कि अगर देखें इसको हम हटा देते हैं, वहां पे बोला है कि जो भी आपका रहेगा, जो भी आपका रहेगा आपका यहाँ पे डिमांड डिमांड जो भी रहेगा 3 ईयर रहेगा, उससे 3 मंथ पहले आपको देना पड़ेगा, ठीक है। मेनली आपका रहता है डिमांड कैलकुलेशन करने के लिए 3 ईयर रहता है, ठीक है ये बोला है 3 ईयर रहता है डिमांड कैलकुलेशन करने के लिए 3 ईयर रहता है, 3 ईयर उससे हम 3 मंथ पहले आपको फोटोज नोटिस इशू करना पड़ेगा। तो 3 मंथ पहले मीन 2 ईयर 9 मंथ, 2 ईयर 9 मंथ, 2 ईयर 9 मंथ, ठीक है। उसके बाद और भी बोला है ये सब, अगर देखें प्रोविजन अलग 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 4-5 पॉइंट में बताया होगा, ठीक है, बट शॉर्ट में हम बता रहे हैं क्योंकि अभी एग्जाम में ये बड़ा बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, डायरेक्टली 2 नंबर का पूछ रहा है। अगर 2 नंबर को आपको आंसर देना है ना, अगर आधा पेज या एक पेज में ले रहा है, अगर आप यहाँ पे 2-3 पेज लिखेंगे तो आपका टाइम चला जाएगा, तो इसलिए हम डायरेक्टली बता रहे हैं, ठीक है। तो 2 ईयर 9 मंथ के अंदर देना पड़ेगा। ये कहाँ से काउंट करेंगे, जो भी आपका एनुअल रिटर्न का ड्यू डेट है, ठीक है एनुअल रिटर्न का ड्यू डेट, तो एनुअल रिटर्न का ड्यू डेट नहीं रहता है नेक्स्ट ईयर का, नेक्स्ट ईयर का मीन्स यहाँ पे खत्म होता है आपका ईयर, इस ईयर का 31 दिसंबर में एनुअल रिटर्न का ड्यू डेट रहता है, ठीक है एनुअल रिटर्न का ड्यू डेट रहता है। जैसे हमारा प्रेजेंट क्वेश्चन में अगर देखें ईयर कौन सा है, ईयर है यहाँ पे 17, ठीक है 7 नवंबर 17 है, तो नवंबर 17 अक्टूबर नवंबर सितंबर अक्टूबर नवंबर 17 है, तो ये आ जाता है 17-18 ईयर में, ठीक है 17-18 ईयर में आता है। तो इसके लिए अगर देखेंगे एनुअल रिटर्न का ड्यू डेट क्या रहेगा, तो वो रहेगा 31 दिसंबर 2018 रहेगा, ठीक है ये रहेगा एनुअल रिटर्न का ड्यू डेट, ठीक है। इससे हम ऐड करेंगे 2 ईयर एंड 9 मंथ, ठीक है 2 ईयर एंड 9 मंथ ऐड करेंगे, तो आ जाइए काउंट करते हैं यहाँ से 19 रहेगा 20 रहेगा 21 का सितंबर रहेगा, ठीक है। तो ये रहेगा 30 सितंबर 13 सितंबर 2021 तक यहाँ पे शोकॉज नोटिस इशू कर सकता है, ठीक है 30 सितंबर 2021 तक यहाँ पे शोकॉज नोटिस वो इशू कर सकता है। बट यहाँ पे शोकॉज नोटिस कब इशू किया है, ये इशू किया है 2 नवंबर में, ठीक है
सेप्टेम्बर तक मैक्सिमम शो कोज नोटिस इशू कर सकता है, बट यहाँ पे वो लेट में शो कोज नोटिस इशू किया है, नेशनल टाइम बाद शो कोज नोटिस इशू किया है, तो यहाँ पे शो कोज नोटिस जो भी प्रोसीजर है उसको ड्रॉप करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम बताना पड़ेगा कि आपको ड्रॉप करना पड़ेगा क्योंकि आप बाद में पेमेंट किए हैं जो भी टाइम लिमिटेशन है बाद यहाँ पे शो कोज नोटिस इशू की है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 उसका पार्ट है। उसका पार्ट बी को चलते हैं। टीचर input goods and services on which if a registered dealer cannot claim ITC under section number 17 subsection 5 of the CBF gift 6 for। तो यहाँ पे मैंने बताया है कि आपका ब्लॉक क्रेडिट जो भी है बताना है पड़ेगा, जो भी जहाँ पे ब्लॉक क्रेडिट है सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 5 में जो भी ब्लॉक क्रेडिट है, तो ब्लॉक क्रेडिट के लिए बहुत सारा पॉइंट था, बट यहाँ पे बोला है 6 पॉइंट आपको बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर देखो प्रोविजन पूरा बताना पड़ेगा, ठीक है, पूरा प्रोविजन बताना पड़ेगा। मोटर व्हीकल वेसल के ऊपर नहीं मिलेगा, ठीक है, मोटर व्हीकल वेसल के ऊपर नहीं मिलेगा। उसके बाद जो भी आपका लाइफ इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, हायरिंग बिजनेस नहीं मिलेगा, ब्यूटी ट्रीटमेंट बिजनेस नहीं मिलेगा, एंड एम्प्लॉय जो भी आउटडोर कैटरिंग के सर्विसेज ऊपर नहीं मिलेगा। उसके बाद जो भी एम्प्लॉय का अगर वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए जो भी एक्सटेंडेड हो जाता है, ठीक है, लिए ट्रैवल कंसेशन अगर एक्सटेंडेड हो जाता है तो वहाँ पे नहीं मिलेगा। उससे कंस्ट्रक्शन सर्विसेज के ऊपर नहीं मिलेगा, 2 पॉइंट था वहाँ पे। उसका कॉम्पिटिशन बिजनेस के ऊपर नहीं मिलेगा। उसके बाद जो भी नॉन रेसिडेंट टैक्सी पर्सन जो भी इम्पोर्ट करता है तो वहाँ पे नहीं मिलेगा। अगर पर्सनल कंजप्शन के लिए कुछ भी इम्पोर्ट करते हैं नहीं मिलेगा। उसके बाद कोई अगर गुड्स अगर लॉस हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, 3 में देते हैं, गिफ्ट में देते हैं, तो वहाँ पे नहीं मिलेगा। उसके बाद अगर आप कोई भी फाइन पेनल्टी की वजह से, डिमांड रिकवरी की वजह से अगर कोई पैसे देंगे तो वहाँ पे आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, ठीक है। हम रिविजन बैच में बहुत अच्छे से इसको डिस्कशन किए हैं, बट अब हम शॉर्ट में बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 में। तो यहाँ पे पूछा है कि स्टेट द ड्यूटीज एंड पावर ऑफ द एंटी प्रॉफिटरिंग कमिटी। तो यहाँ पे एंटी प्रॉफिटरिंग कमिटी मेनली आपका सेक्शन नंबर 171 में होता है, जहाँ पे एक कमिटी वो नेशनल कमिटी ऑफ एंटी प्रॉफिटरिंग है, जहाँ पे क्योंकि अगर कोई भी रेट ऑफ टैक्स कम हो जाता है, मीन्स अगर आईटीज का बेनिफिट मिलता है, तो वहाँ पे जो भी एक्चुअल रेसिडेंट है उसको वो बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए एंटी प्रॉफिटरिंग कमिटी है, जो कि मेनली यहाँ पे रेसिडेंट के लिए होते हैं, जो भी आशीष के लिए जिसको बेनिफिट मिलना है वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उसके लिए यहाँ पे वो कॉन्स्टिट्यूट हुआ है। तो यहाँ का अगर कोई रिडक्शन प्राइस हो जाता है तो वहाँ पे जो भी आईटीसी इंक्रीज हो जाता है तो वो आईटीसी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उसको देखने के लिए यहाँ पे एंटी प्रॉफिटरिंग कमिटी है। एंटी प्रॉफिटरिंग कमिटी का बहुत सारे ड्यूटीज है, पावर है। जैसे वो पहले देखेगा कि यहाँ पर अगर रिड्यूस हो जाता है प्राइस तो उसका जो भी बेनिफिट है आईटीसी का वो सही से जा रहा है या नहीं जा रहा है, जो भी रेसिडेंट के पास वो देखेगा। उसके बाद कोई भी पर्सन अगर यहाँ पे कोई भी रेसिडेंट अगर यहाँ पे पार्सल नहीं कर रहा है जो भी बेनिफिट, तो उसको वो आइडेंटिफाई करेगा। उसके बाद यहाँ पे वो उसको बोलेगा कि जो भी आपका बेनिफिट है वो पार्सल कर दीजिए सही पर्सन के पास। अगर नहीं करते पार्सल कर दीजिए इंटरेस्ट के साथ, ठीक है, इंटरेस्ट के साथ पार्सल कर दीजिए। अगर नहीं पार्सल करेंगे तो वहाँ पे आपके ऊपर पेनल्टी इम्पोज हो सकता है, कैंसलेशन हो सकता है, रजिस्ट्रेशन, ये सब प्रोसीजर लग सकता है, ठीक है। ये सब उसका ड्यूटीज एंड पावर है एंटी प्रॉफिटरिंग कमिटी का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे सॉफ्टवेयर टेक्समा को प्राइवेट लिमिटेड एचटीपीएल है, हैविंग इट्स ऑफिस एट सालू, तमिलनाडु में है उसका ऑफिस है, एंड उसका मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है डाइंग मशीनरी, ठीक है, डाइंग मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। इट मैन्युफैक्चरर एंड इंस्टॉल कर रहा है मशीनरी एट द प्लेस ऑप्टेड बाय द बायर। तो यहाँ पे वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है एंड इंस्टॉल कर रहा है मशीनरी जहाँ पे बायर ऑप्ट करेगा, ठीक है। फॉर ईच मशीन मैन्युफैक्चर एंड इंस्टॉल बाय एचटीपीएल गेट्स ए सब्सिडी 3 लाख। तो यहाँ पे ईच मशीनरी जो भी मैन्युफैक्चरिंग इंस्टॉल करने के लिए 3 लाख का यहाँ पे सब्सिडी मिल रहा है। तो 3 लाख का देखना पड़ेगा कहाँ से मिल रहा है। अगर नॉन गवर्नमेंट बॉडी से मिल रहा है तो उसको ऐड कर देंगे बिल के साथ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या दिया है, कुर्बी या कुर्बी, पूर्णी पूर्णी डायस टीडीएल एक रजिस्टर ऑफिस है कोयम्बटूर तमिलनाडु में है, एंड वो ऑर्डर दे रहा है मशीनरी फ्रॉम एचटीपी टू बी इरेक्टेड एट देयर प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चरर एट पालघाट केरला। तो यहाँ पे वो इरेक्ट हो रहा है कहाँ पे, प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चरर ऑफ पालघाट केरला, मीन्स यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है पालघाट केरला में। तो हम देखे थे प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ पे होगा, अगर अगर जहाँ पे कोई भी गुड्स अगर इंस्टॉल होता है तो वहाँ पे जहाँ पे इंस्टॉलेशन होगा तो उसको मानेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई। तो यहाँ पे ये इंस्टॉल हो रहा है कहाँ पे, पालघाट केरला में ये इंस्टॉलेशन हो रहा है, तो यहाँ पे मानेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई। लोकेशन ऑफ दी सप्लायर कहाँ पे है, तो लोकेशन ऑफ दी सप्लायर है ये तमिलनाडु में, ठीक है, लोकेशन ऑफ दी सप्लायर है ये तमिलनाडु है, एंड यहाँ पे है केरला है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे आईजीएसटी लगेगा, ठीक है, आईजीएसटी लगेगा यहाँ पे। तो रेट रहेगा 12%, ठीक है, रेट रहेगा 12% यहाँ, समझ आ गया। उसके बाद बेस्ट प्राइस कितना है, तो बेस्ट प्राइस है 25 लाख है। उसके बाद फॉर ईच मशीन देयर इज ए सेपरेट हैंडलिंग चार्जेस 50,000 है। तो चलो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कितना होगा उसका अमाउंट है, ठीक है। तो यहाँ पे 25 लाख होगा मशीन का वैल्यू है, उसके साथ हम यहाँ पे ऐड कर देंगे बेस्ट प्राइस के साथ यहाँ पे हैंडलिंग चार्जेस 50,000 ऐड हो जाएगा, प्लस यहाँ पे सब्सिडी भी देखते हैं बाद में हम ऐड करेंगे। उसका टीडीएल हैज ऑप्टेड टू एडिशनल वारंटी 20,000 फॉर एन एक्सटेंडेड सर्विस फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर इन एडिशन टू दी फ्री वारंटी प्रोवाइडेड बाय एचटीपीएल। तो यहाँ पे वो एक्सटेंडेड वारंटी आपने किया है तो उसके लिए एडिशनल खर्चा है, जो भी यहाँ पे एक्सटेंडेड खर्चा होगा तो वो भी ऐड हो जाएगा, ठीक है, वैल्यू के साथ ऐड हो जाएगा। उसके बाद है द इंस्टॉलेशन कॉस्ट 80,000 चार्ज बाय एचटीपीएल विल बी मेड बाय टीडीएल। तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन चार्जेस 80,000 वो भी ऐड हो जाएगा क्योंकि वो
किसका है, रेसिपिएंट का ऑब्लिगेशन है एंड वो सप्लायर चार्ज करता है तो ऐड हो जाएगा। उसमें एसटीपीएल ऑफर कर रहा है 2% डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट फॉर द पेमेंट इज मेड विद इन ए मंथ, इफ द पेमेंट इज नॉट मेड तो वहां पे वो रिकवर कर देगा डिस्काउंट एंड इंटरेस्ट भी लग जाएगा 18% फॉर द पीरियड ऑफ डिले। ठीक है, तो यहाँ पे कैश डिस्काउंट पहले से बता देता है, ठीक है, पहले से पता है तो 2% डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, 2% डिडक्ट हो जाएगा एंड अगर यहाँ पे वो 1 मंथ के अंदर अगर वो पेमेंट नहीं करता है तो वहाँ पे जो भी कैश डिस्काउंट वो रिकवर हो जाएगा प्लस 18% इंटरेस्ट लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद मशीनरी हुआ सप्लाइड ऑन 21 नवंबर में वो सप्लाई हो रहा है एंड टैक्स इनवॉइस भी इशू हो रहा है, सेम डे में टैक्स इनवॉइस इशू हो रहा है। असर्टेन दी ट्रांजेक्शन वैल्यू असर्टेन करना पड़ेगा यहाँ पे, जो भी एमटीएल को सोल्ड टू एमटीएल एंड जीएसटी पेबल, सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी पेबल देखना पड़ेगा। एसटीपीएल यू आर फर्दर इन्फॉर्म एमटीएल मेड द एक्चुअल पेमेंट ओनली ऑन 10th जनवरी 2018, तो यहाँ पे वो एक्चुअल पेमेंट कर रहा है 10 जनवरी 2018 में पेमेंट कर रहा है। ठीक है, 10 जनवरी 2018 में यहाँ पे पेमेंट कर रहा है एंड यहाँ पे दे रहा है कि यू आर रिक्वायर्ड टू इन्फॉर्म दी जीएसटी रेट्स एप्लीकेबल फॉर द प्रोडक्ट, तो यहाँ पे जीएसटी रेट दे दिया। बट यहाँ पे कौन सा लाइबिलिटी कैलकुलेशन करने के लिए बोला है, तो यहाँ पे बोला है कि ट्रांजेक्शन वैल्यू ऑफ मशीन सोल्ड, तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन वैल्यू ऑफ मशीन सोल्ड बोला है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम जो भी यहाँ पे सब्सिडी है उसको भी हम क्या करेंगे, इसको भी हम जो भी 3 लाख है उसको भी ऐड करेंगे। ठीक है, 3 लाख को ऐड करेंगे एंड यहाँ पे डिस्काउंट कितना है 2% है। ठीक है, 2% डिस्काउंट है, तो 2% डिस्काउंट जो भी होगा ये 25 लाख के ऊपर 2% होगा। ठीक है, इसके ऊपर 25 लाख होगा, कितना होगा, तो ये आ जाएगा 50,000, वो डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, वो डिडक्ट हो जाएगा तो कितना यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा देखते हैं, 25 लाख प्लस ऐड करिए आप लोग 1.5 लाख प्लस 3 लाख माइनस 25 लाख 1.5 लाख प्लस 3 लाख माइनस 50,000, तो यहाँ पे आ रहा है 29 लाख। ठीक है, 29 लाख आ रहा है, 29 लाख आ रहा है एंड यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आपका लग जाएगा 12% आईजीएसटी लग जाएगा, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे इंटरस्टेट सप्लाई है, प्लेस ऑफ सप्लाई आपका होगा केरला एंड यहाँ पे लोकेशन ऑफ द सप्लाई तमिलनाडु है। तो इसके ऊपर अगर 12% देखेंगे तो ये आ रहा है 3,48,000 है। ठीक है, ये हो गया है। ये आपका कौन सा मंथ में होगा, जहां पे वो इनवॉइस इशू किया है जो भी मंथ में है, तो यहाँ पे इनवॉइस कौन सा मंथ में, 21 नवंबर में वो इनवॉइस इशू किया है, इस मंथ में वो नवंबर मंथ में टैक्सेबल हो जाएगा। बट यहाँ पे बोला था कि अगर वो एक मंथ के अंदर अगर वो पेमेंट नहीं करता है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट लग जाएगा 18% प्लस डिस्काउंट रिकवरी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं वो एक्चुअल पेमेंट कर रहा है 10th जनवरी मीन नवंबर दिसंबर, आपका दिसंबर जनवरी, तो यहाँ पे लेट में पेमेंट कर रहा है, नवंबर मंथ में वो पेमेंट नहीं कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे आपका 10th जनवरी में उसका इंटरेस्ट कैलकुलेशन हो जाएगा। बट यहाँ पे नहीं पूछा है कि कितना इंटरेस्ट है, इंक्लूसिव है या एक्सक्लूसिव है एंड कौन सा अमाउंट के ऊपर यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा, कुछ भी नहीं बोला है, तो इसलिए इसको हम छोड़ देते हैं। जब क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोलाएगा कि यहाँ पे कौन सा अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा एंड सब कुछ अगर यहाँ पे बताएगा तभी हम कैलकुलेशन करेंगे इसके ऊपर इंटरेस्ट। एंड ये पुराना क्वेश्चन था जब ये वाला इतना जीएसटी जब नया नया आया था, तो इसलिए इसके बाद नया क्वेश्चन आएगा जहाँ पे सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन होगा एंड हम कैलकुलेशन कर लेंगे सफिशिएंटली। ठीक है, तो अभी के लिए जो भी ये है टैक्स कैलकुलेशन कर दिया। उसके बाद हम कस्टम एक्टिविटी पार्ट को चलते हैं, ये जो क्वेश्चन नंबर 8 से। तो यहाँ पे पहले हम जो भी ट्रू क्वेश्चन को चूज करना पड़ेगा, यहाँ पे एमसीक्यू को देख लेते हैं। फॉर फाइलिंग ऑफ एन अपील बिफोर कमिश्नर ऑफ अपील द अमाउंट ऑफ प्री डिपोजिट कितना चाहिए, कस्टम में प्री डिपोजिट कितना चाहिए 7.5%, मैक्सिमम 10 करोड़ तक यहाँ पे प्री डिपोजिट चाहिए कमिश्नर ऑफ अपील के पास कस्टम में। तो 7.5% ऑफ दी सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 10 करोड़ यहाँ पे चाहिए प्री डिपोजिट। ठीक है, उसके बाद है फेयर ए पर्सन इंडियन ओरिजिन स्टे अब्रॉड 36 मंथ के लिए, 3 साल के लिए अगर अब्रॉड रहता है, रिटर्न अगर इंडिया को पड़ता है ऑन 25 2017 जनवरी फॉर हैविंग रेसिडेंस इन इंडिया, जीए पे कितना मिलेगा, जीए पे बोलो बोलो लो 5 लाख तक जीए पे मिलता है। ठीक है, 3 साल के बाद अगर आता है तो वहां पे 5 लाख तक जीए पे मिलता है। ठीक है, उसके बाद एंटी डंपिंग ड्यूटी पेबल बाय एसीडेट, तो यहाँ पे एंटी डंपिंग ड्यूटी या आपका एंटी डंपिंग ड्यूटी एंड सेफगार्ड ड्यूटी, सेफगार्ड नहीं ड्यूटी नहीं है आपका, है सब्सिडाइज आर्टिकल के ऊपर सब्सिडाइज ड्यूटी है, ये दोनों नहीं लगता है आपका एसीडेट के ऊपर नहीं लगता है, तो नहीं यहाँ पे रहेगा एंटी डंपिंग ड्यूटी एंड सेफगार्ड ड्यूटी नहीं, सेफगार्ड नहीं, सब्सिडाइज आर्टिकल के ऊपर जो भी ड्यूटी रहता है वहां पे नील रहेगा। ठीक है, उसके बाद है एक्सप्लेन द इंपोर्टेंस ऑफ इनलैंड कंटेनर टर्मिनल आईसीटी, इनलैंड कंटेनर डिपोट बोलते हैं उसको, एंड कंटेनर फ्रेट स्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी फॉर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के लिए डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू। तो यहाँ पे आप बताइए इनलैंड कंटेनर डिपोट क्या है एंड कंटेनर फ्रेट स्टेशन क्या है। तो इनलैंड कंटेनर डिपोट मेनली मैं आपको बता देता हूँ, इनलैंड कंटेनर डिपोट क्या होता है, तो यहाँ पे ये आपका इंडिया रहता है। ठीक है, तो इनलैंड कंटेनर डिपोट जो भी सी शोर में जो भी रहते हैं, जो भी स्टेट है सी के पास, तो वहां पे तो कस्टम पोर्ट होगा। बट यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल दिल्ली नहीं है, आंध्र प्रदेश नहीं है, मध्य प्रदेश होते हैं या आपका जो भी इंडिया के अंदर है, तो वहां पे तो सी नहीं है, तो वहां पे वो कैसे जाएंगे, तो वहां पे एक रहता है
स्टेशन जैसा रहता है, डिपोट रहता है, तो जिसको बोलते हैं आईसीडी बोलते हैं, ठीक है। वो मेनली डोर स्टेप डिलीवरी के लिए ये सब आईसीडी वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, जैसे डोर स्टेप डिलीवरी मिल पाएगा। क्योंकि अगर कोई भी यहाँ पे इंडिया का सबको उसी के पास नहीं होते फर्स्ट स्टेप, तो जो भी मिडिल में रहते हैं, तो उनको अगर कोई भी गुड्स अगर मंगाना है, तो वहाँ पे वो जाएंगे, जो भी सी के पास जाएंगे, तो वो तो डिफिकल्ट हो जाता था पहले, तो इसलिए यहाँ पे आईसीडी का कॉन्सेप्ट आ गया है, जहाँ पे डोर स्टेप डिलीवरी के लिए इंडिया का बहुत जगह में यहाँ पे है, यहाँ पे है। अगर और भी हम ऊपर पूरा इंडिया का मैप अगर देखेंगे, तो यहाँ पे वो मिडिल में रहता है, जिससे डोर स्टेप डिलीवरी मिल पाएगा, ठीक है। ये पोर्ट नहीं है, ये एक अलग सा एक पोर्ट है, जिससे डोर स्टेप डिलीवरी मिल पाएगा, ठीक है। बट अगर देखें आपका सीएफएस क्या है, सीएफएस मेनली एक्सटेंशन ऑफ पोर्ट है, एक्सटेंशन ऑफ पोर्ट है। ये इंडिया है, यहाँ पे आपका पोर्ट मेनली यहाँ पे रहता है, तो इसके पास इतना जो प्लेस है, इसको ले लेते हैं सीएफएस। मीन्स अगर कंजेशन हो जाता है, डिकंजेशन करने के लिए उसको एक्सटेंड कर देते हैं पोर्ट को, जिसको बोलते हैं सीएफएस, कंटेनर फ्रेट स्टेशन बोलते हैं। ये एक्सटेंशन ऑफ द पोर्ट, जो भी पोर्ट एयरपोर्ट के ऊपर जो भी लगता है प्रोविजन, सीएफएस के ऊपर लगेगा। बट आईसीडी के ऊपर अलग सा प्रोविजन है, एंड आईसीडी यहाँ पे मेनली डोर स्टेप डिलीवरी के लिए, बट सीएफए डिकंजेशन के लिए है। उसके बाद आईसीडी के लिए यहाँ पे उसका सीएफएस भी हो सकता है, मीन्स उसका भी एक्सटेंडेड पोर्ट हो सकता है, बट यहाँ पे सीएफएस का कोई भी आईसीडी नहीं हो सकता है। उसके बाद आईसीडी में कैसे घुस जाएगा, रेल या आपका व्हीकल के थ्रू घुस जाएगा आईसीडी के पास। बट अगर देखें सीएफएस में, सीएफएस उसके साथ ही है, यहाँ पे सीएफएस इसके पास ही है, तो यहाँ पे ओनली व्हीकल के थ्रू जाना पड़ेगा, रेल वहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। ये सब डिफरेंस है, एंड मीनिंग वही है जो ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके बाद है an importer imported some goods and subsequent sale in India $10,000 में, वो इंपोर्ट कर रहा है, सब्सिक्वेंटली इंडिया में $10,000 में सेल कर रहा है, ठीक है। ऑन एसेसिबल वैल्यू बेसिस में $10,000 में वो सेल कर रहा है, एंड रिलेवेंट एक्सचेंज रेट दे दिया है, रेट ऑफ ड्यूटी दे दिया है, पर्टिकुलर दे दिया है, डेट दे दिया है, एक्सचेंज रेट डिक्लेयर बाय सीबीईसी। बट अभी सीबीआईसी हो गया है, ठीक है, सीबीआईसी हो गया है, आप इतना याद रखिए, सीबीआईसी हो गया है। एंड यहाँ पे रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी दे दिया है। तो यहाँ पे डेट ऑफ सबमिशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री, डेट ऑफ एंट्री इनवर्ड ग्रांटेड बाय द वेसल 25 फरवरी, 5 मार्च। $58 फॉर रुपीज है, रुपीज के लिए डॉलर के लिए 58 रुपीज है, एंड यहाँ पे 58.75 फॉर डॉलर है, एंड 10% 12%। तो यहाँ पे हम रेट ऑफ करेंसी क्या लेंगे, तो रेट ऑफ करेंसी जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हैं, सीबीआईसी का रेट लेंगे। तो यहाँ पे बिल ऑफ एंट्री इस दिन सबमिशन होता है, बिल ऑफ एंट्री ये 58 लेंगे, यहाँ पे करेंसी का रेट लेंगे, एंड यहाँ पे रेट क्या लेंगे, डीसीडी का रेट। तो डीसीडी का रेट लेंगे जो भी लेटर होगा, डेट ऑफ एंट्री अराइवल, ठीक है, एंट्री इनवर्स दूसरा है, बिल ऑफ एंट्री तीसरा लेटर, लेटर वाला देते हैं। तो यहाँ पे 25 में आया है आपका बिल ऑफ एंट्री, एंड 5 मार्च में आपका एंट्री इनवर्ड आया है, जो भी लेटर होगा, तो लेटर ऑब्वियसली यहाँ पे 5 मार्च होगा, उसका रेट लेंगे, डीसीडी का रेट, ठीक है। रेट लेंगे 58% कस्टम रेट, एंड यहाँ पे जो एक्सचेंज रेट एंड डीसीडी का रेट लेंगे 12%, ठीक है। एंड यहाँ पे एजुकेशन सेस अभी तो नहीं है, अभी सोशल वेलफेयर सबचार्ज है, ठीक है, एसडब्ल्यूएस है, जो कि अगर क्वेश्चन में नहीं दिया होगा तो भी हम 10% लेते हैं, ठीक है। इसको लेंगे एंड इसको काट दीजिए, एंड यहाँ पे कैलकुलेट एसेसिबल वैल्यू ऑफ कस्टम ड्यूटी इंडियन रुपीज में कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे $10,000 है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 58 के साथ, तो ये आ जाएगा 5,80,000 है। इसका हम 12% लेंगे डीसीडी, ठीक है, 12% लेंगे डीसीडी, जो कि आएगा 12%, तो ये आ जाएगा 69,600। उसके ऊपर हम 10% लेंगे एसडब्ल्यूएस, ठीक है, एसडब्ल्यूएस लेंगे 10%, कंपलसरी है। तो ये आ जाएगा 6,960 रुपीज। तो टोटल कस्टम ड्यूटी कितना होगा, तो टोटल कस्टम ड्यूटी आ जाएगा यहाँ पे 76,560 रुपीज, एंड यहाँ पे जीएसटी कंपनसेशन से इस क्वेश्चन में नहीं दिया है, आगे देखेंगे क्वेश्चन में दिया होगा तो कैलकुलेशन वहां पे कर लेंगे, ठीक है, कैलकुलेशन कर लेंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि the RCC imported Fulness oil and supplied the same to sister unit for generation of electricity which is used by the RCC। तो यहाँ पे RCC क्या कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है Fulness oil, जो कि मेनली इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज होता है, एंड वो उसका सिस्टर कंसर्न जो कि रिलेटेड पर्सन को वो देता है, एंड वो उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके उसको प्रोवाइड करता है आरसीसी को, उसके बाद आरसीसी उसको यूज करता है, ठीक है। एंड यहाँ पे आरसीसी क्लेम करता है एग्जेम्पशन फॉर इंपोर्ट ऑफ फुलनेस ऑयल, क्योंकि इंपोर्ट ऑफ अगर फुलनेस ऑयल करेंगे तो क्रूड ऑयल है, तो वहां पे आपको मिल जाता है एग्जेम्पशन है, आरसीसी क्लेम किया है एग्जेम्पशन के लिए। एंड the RCC also obtained a clarification from Development Commissioner for claiming exemption। तो यहाँ पे आरसीसी ऑल्सो वो ऑब्टेन कर रहा है, एक आपका क्लैरिफिकेशन ऑब्टेन कर रहा है डेवलपमेंट कमिश्नर से फॉर एग्जेम्पशन के लिए। However, irrespective of the clarification from the Development Commissioner, a so-called notice demanding the duty was issued by the RCC more than 1 year longer period limitation after he had imported Fulness oil on behalf of its sister unit। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि वो जो भी डेवलपमेंट कमिश्नर का जो भी क्लैरिफिकेशन उसको छोड़ो, यहाँ पे एक डिपार्टमेंट एक शोकॉज नोटिस इशू कर रहा है कि बोल रहा है कि यहाँ पे एक लॉन्गर लिमिटेशन वाला शोकॉज नोटिस इशू कर रहा है। लॉन्गर लिमिटेशन में जो भी टाइम पीरियड है उसका बाहर जाकर वो शोकॉज नोटिस इशू कर रहा है कि यहाँ पे डिमांड कर रहा है ड्यूटी। इस दी शोकॉज नोटिस इशू कर रहा है, वो एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ लिमिटेशन वैलिड है क्या, तो आपको बताना पड़ेगा वैलिड है क्या। तो शोकॉज नोटिस इशू करने के लिए एक टाइम पीरियड होता है, बट यहाँ पे वो टाइम पीरियड के बाहर जाकर यहाँ पे शोकॉज नोटिस इशू कर रहा है, मींस लॉन्गर लिमिटेशन वाला पीरियड के लिए शोकॉज नोटिस इशू कर रहा है।
तो ये जो लॉन्गर पीरियड लिमिटेशन वाला जो भी शो कॉज नोटिस, ये सेक्शन नंबर 28 बताता है कि आप इश्यू कर सकते हैं, डिपार्टमेंट इश्यू कर सकता है लॉन्गर पीरियड ऑफ शो कॉज नोटिस इश्यू कर सकता है अगर अगर वो कोई भी मटेरियल फैक्ट सप्रेस किया है या फ्रॉड किया है या मिसस्टेटमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट किया है, तो वहां पे वो लॉन्गर पीरियड ऑफ लिमिटेशन नोटिस इश्यू कर सकता है। बट यहाँ पे अगर देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो भी आरसीसी का यहाँ पे कोई भी ऐसे रीजन नहीं है कि उसका मोटिव नहीं है कि वो सप्रेशन ऑफ फैक्ट करेगा या फ्रॉड करेगा, ऐसे कोई भी उसका मोटिव नहीं है। तो इसलिए तो वो अप्लाई कर रहा है, क्लासिफिकेशन ले रहा है डेवलपमेंट कमिश्नर से। तो इसलिए यहाँ पे जो भी डिपार्टमेंट सेक्शन नंबर 28 का हेल्प लिया है कि वो टाइम बार जो भी यहाँ पे शोकॉज नोटिस इशू करने के लिए वो वैलिड नहीं है, क्योंकि शोकॉज नोटिस टाइम बार कब इशू होता है, जब अगर कोई भी आरसीसी अगर कोई भी फ्रॉड करता है। बट यहाँ पे आरसीसी फ्रॉड नहीं किया है, तो इसलिए ये इनवैलिड है, ठीक है, वो इनवैलिड है, ठीक है, ये क्वेश्चन इनवैलिड है। समझ आ गया। उसका चल चलते हैं नेक्स्ट पार्ट को। यहाँ पे दिया है कि आरसीसी फाइल्ड एन अपील टू कमिश्नर बट मिस्टेकनली गेव इट टू दी एडजुडिकेटिंग ऑफिसर हु पास दी ओरिजिनल ऑर्डर के पास चला गया। आरसीसी यहाँ पे फाइल करना था अपील कमिश्नर के पास, बट वो चला गया है मिस्टेकनली एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के पास जो ओरिजिनल ऑर्डर पास किया था, एंड हु सेंड इट टू दी कमिश्नर आफ्टर फ्यू डेज डिले। और तो वो उसको कमिश्नर को सेंड कर देता है एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, बट 2 डेज डिले के बाद डिले करके सेंड कर देता है। दी अपीलेट अथॉरिटी यहाँ पे रिजेक्ट कर रहा है अपील ऑन द ग्राउंड दैट दी अपील वाज नॉट रिसीव्ड इन टाइम इन दी ऑफिस। तो यहाँ पे जो अपीलेट अथॉरिटी यहाँ पे रिजेक्ट कर रहा है अपील क्योंकि वो सही टाइम में रिसीव नहीं किया है। तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा ये जो रिजेक्शन किया है वो जस्टिफाइड है क्या? नहीं, जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे उसको भेजना था कमिश्नर ऑफ अपील मीन अपीलेट अथॉरिटी के पास भेजना था, बट वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास चला गया। मीन विंग डिफरेंट विंग है, बट एक ही बिल्डिंग के अंदर होते हैं, ठीक है, एक ही बिल्डिंग के अंदर होते हैं, तो वो डिफरेंट मिस्टेकली चला गया है अलग से डिपार्टमेंट के पास, बट एक ही बिल्डिंग के अंदर है, एंड उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी था कि उसको सही टाइम में उसको भेजना था जो भी सही डिपार्टमेंट को, बट वो नहीं भेज पाया। यहाँ पे आशीष का कोई भी गलती नहीं है, आशीष कोई भी फ्रॉड नहीं किया है, तो इसलिए यहाँ पे ये जो भी रिजेक्शन कर रहा है अपील वो गलत है, ठीक है, वो जस्टिफाइड नहीं है, ठीक है, जस्टिफाइड नहीं है। समझ आ गया। उसके बाद चलते हैं पार्ट बी में। यहाँ पे अंडर इंडियन एफटीपी राइट ए ब्रीफ नोट ऑन एडवांस ऑथराइजेशन। तो यहाँ पे एफटीपी में आपको बताना पड़ेगा एडवांस ऑथराइजेशन का ब्रीफ नोट बताना पड़ेगा। तो एडवांस ऑथराइजेशन में क्या होता है, आप मेनली एक ऑथराइजेशन ले सकते हैं जहाँ पे आप इंपोर्ट कर सकते हैं मटेरियल विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी, ठीक है, विदाउट पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी या जीएसटी आप इंपोर्ट कर सकते हैं, बाद में आप पेमेंट कर सकते हैं, मीन्स ऑथराइजेशन यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। तो वो है एडवांस ऑथराइजेशन, मीन्स आप एडवांसली ऑथराइजेशन ले सकते हैं फॉर इंपोर्ट ऑफ मटेरियल। बट एडवांस ऑथराइजेशन के लिए यहाँ पे कुछ अलग सा पॉइंट देख लेते हैं। अगर आप एडवांस ऑथराइजेशन ले लेंगे तो वहाँ पे आपके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, आईजीएसटी नहीं लगेगा, जीएसटी कॉम्पेंसेशन नहीं लगेगा। एडवांस ऑथराइजेशन आपका जेम्स एंड ज्वेलरी के ऊपर लगता है। एडवांस ऑथराइजेशन वो ट्रांसफरेबल नहीं है, ठीक है, ट्रांसफरेबल नहीं है, मीन्स एक बार आप जो भी उसका ऑथराइजेशन के लिए जो भी कंडीशन है अगर आप फुलफिल कर देते हैं तो उसके बाद आप उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, तो अलग पर्पज के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद एडवांस ऑथराइजेशन के लिए सीओन नहीं चाहिए, सीओन में स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉट नहीं चाहिए। ये 5-6 पॉइंट है, आप इसको याद रखिए। और हमारा नोट में अच्छे से हम डिस्कशन किए हैं, रिविजन बैक देख लेना थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 को चलते हैं, जहाँ पे बताया है कि पार्ट ए का पार्ट आई देखते हैं। मिस्टर अमोल वो ओन कर रहा है सोल प्रोप्राइटरी फार्म है जिसका नाम है सेफ एंड सुपर इंपोर्टर है, एंड मिस्टर अमोल हैज नेवर बीन एनी प्लेस आउटसाइड इंडिया। तो यहाँ पे मिस्टर अमोल वो ओन कर रहा है सोल प्रोप्राइटरी फार्म है जिसका नाम है सेफ एंड सुपर इंपोर्टर है, एंड वो कभी भी इंडिया के बाहर नहीं गया है, एंड दी फार्म प्रपोजेस टू इंपोर्ट ए प्रोडक्ट। तो फार्म यहाँ पे चाहता है इंपोर्ट करने के लिए एक प्रोडक्ट है। मिस्टर अमोल इज नॉट श्योर अबाउट द करेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑन द कॉस्ट ऑफ तारीख। तो यहाँ पे मिस्टर अमोल वो श्योर नहीं है कि कैसे वो क्लासिफिकेशन करेगा ऑन द कॉस्ट ऑफ तारीख में, कैसे क्लासिफिकेशन करेगा। हिज टैक्स कंसल्टेंट हैज इन्फॉर्म्ड him that the said classification issue has been decided by GC stat in different case। तो यहाँ पे उसका जो भी टैक्स कंसल्टेंट वो बोल रहा है कि क्लासिफिकेशन के लिए आप सी स्टेट के पास जा सकते हैं फॉर क्लासिफिकेशन के लिए डिफरेंट केस में। However, Mr. Amol does not want to take any chances and is desirous to obtaining a ruling from the advance authority rulings under section number 28A of the custom act with respect to the classification of the product to be imported by him। तो उसका जो भी टैक्स कंसल्टेंट वो बोल रहा है सी स्टेट के लिए पास जाने के लिए, बट वो कोई भी यहाँ पे रिस्क नहीं लेना चाहता है। वो चाहता है कि एडवांस अथॉरिटी के पास जाकर एडवांस रूलिंग लेने के लिए अंडर सेक्शन नंबर 28A से, ठीक है। In the light of the recent amendment, state whether safe and super importer can seek advance ruling in the present case under custom act। तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ पे वो एडवांस रूलिंग ले सकता है क्या? ऑब्वियसली ले सकता है। एडवांस रूलिंग के लिए एक कंडीशन क्या होता है कि वो इंडिया का जो भी प्रोप्राइटरी फार्म है, ठीक है, प्रोप्राइटरशिप फार्म है वो इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए, ठीक है, इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए, एक कंडीशन है। तो यहाँ पे वो कभी भी आउटसाइड इंडिया नहीं गया है, तो इंडिया का वो रेसिडेंट है, तो यहाँ पे वो एडवांस रूलिंग से ले सकता है, अंडर सेक्शन नंबर 28H में ले सकता है यहाँ पे एडवांस रूलिंग, ठीक है। उसके बाद है बसंत एक नॉन रेसिडेंट इंटेंड टू प्रोवाइड टैक्सेबल सर्विसेज ऑन द जॉइंट वेंचर इन कोलैबोरेशन विद ए नॉन रेसिडेंट बट दी एंटरटेन सम डाउट अबव इट्स वैल्यूएशन। तो यहाँ पे बसंत वो एक नॉन रेसिडेंट है, तो वो टैक्सेबल सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहता है अंडर जॉइंट वेंचर इन कोलैबोरेशन विद नॉन रेसिडेंट है, बट उसके पास कुछ डाउट है वैल्यूएशन को रिलेटेड लेकर। आरोही बसंत फ्रेंड वो ऑप्टेंड कर रहा है एडवांस रूलिंग फ्रॉम एडवांस अथॉरिटी रूलिंग से
ऑन द आइडेंटिकल गुड्स। तो बसंत का एक फ्रेंड है आरोही, वो सेम सिचुएशन को लेकर ऑलरेडी एडवांस रूलिंग ले चुका है, एडवांस अथॉरिटी से ले चुका है आइडेंटिकल पॉइंट में। बसंत यहाँ पे चाहता है कि वो जो एडवांस रूलिंग लिया है उसको applicable कराने के लिए। वसंत has sought your advice has is consultant whether he follow the ruling given in the case of आरोही। तो यहाँ पे वसंत आपको एडवाइस लेना चाहता है आपसे, क्योंकि आपको वो मानता है कि टैक्स कंसल्टेंट, तो आप बताइए कि वो सेम रूलिंग ले पाएगा क्या, एडवांस रूलिंग जो कि कस्टम में है नहीं ले पाएगा, क्योंकि एडवांस रूलिंग जब लेते हैं अथॉरिटी से तो वो ओनली एप्लीकेबल होगा वही एप्लीकेंट एंड वही अपीलेंट अथॉरिटी जुडिशियल अथॉरिटी के ऊपर एप्लीकेबल रहेगा। एंड सेम सिचुएशन सेम आइडेंटिकल केस में उसका फ्रेंड हो या सेम स्टेट में अलग कोई भी अगर पर्सन के ऊपर वो एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर यहाँ पे बसंत को लेना चाहता है तो उसको और एक बार एप्लीकेशन देना पड़ेगा, अगर वो एप्लीकेशन देगा तब भी उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। आरोही का जो भी यहाँ पे एडवांस रूलिंग आया है उसको वो एप्लीकेबल नहीं करा सकता है, ठीक है, नहीं कर पाएगा, समझ आएगा। उसके बाद एक्सप्लेन द रिलेवेंट ऑफ बोट नोट एज पर द बोट नोट रेगुलेशन। तो यहाँ पे आपको बताइए बोट नोट क्या है। तो बोट नोट में क्या होता है, जब ड्राइनेस हो जाता है आपका जो भी कहाँ पे पोर्ट में, तो वहां पे जो बड़ा वेसल वो नहीं आ पाता है, पोर्ट को शोर को नहीं आ पाता है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, छोटे छोटे वेसल सेंड करते हैं, स्मॉल वेसल सेंड करते हैं जो भी सामान लाने के लिए। जब स्मॉल वेसल हम सेंड करेंगे तो वहां पे उनके साथ एक बोट नोट सेंड करते हैं जो भी डॉक्यूमेंट। बोट नोट में क्या रहेगा, मशीनरी का नंबर रहेगा, बोट का वेसल का नंबर रहेगा, एंड वहां पे डुप्लीकेट फॉर्म में जाता है। एंड यहाँ पे बोट नोट मेनली इंपोर्ट कार्गो के लिए अलग सा है, एक्सपोर्ट कार्गो के लिए अलग सा है, एंड ट्रांसशिपमेंट कार्गो के लिए अलग अलग है। बोट नोट मेनली वो जो डॉक्यूमेंट इसी करते हैं और बड़ा वेसल से छोटा वेसल को गुड्स ट्रांसपोर्ट करके लाने के लिए, ठीक है, बोट नोट ये होता है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है कि दिस स्कोप ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बताइए 1520। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी प्रोवाइड डायरेक्शन टू प्रमोट इंडियन एक्सपोर्ट। तो यहाँ पे वो प्रोवाइड कर रहा है डायरेक्शन फॉर प्रमोट एक्सपोर्ट के लिए। तो यहाँ पे इसमें हम देखेंगे बहुत सारा पॉलिसी देखेंगे यहाँ पे जो भी पॉलिसी है फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट के लिए, उसमें यहाँ पे देखेंगे फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशनल स्कीम है, उसमें यहाँ पे ड्यूटी एग्जेम्पशन एंड ड्यूटी रेमिशन स्कीम है, उसमें यहाँ पे देखें ईपीसीसी स्कीम है, डीम्ड एक्सपोर्ट स्कीम है, उसके बाद यहाँ पे ईओयू ईएसटीपी डीटीपी एसटीपी स्कीम, सब कुछ देखेंगे मेनली एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए। तो यहाँ पे आपका पूरा खत्म हो जाता है जो भी क्वेश्चन आंसर। हमारा जो मेन मोटिव था कि हम जितना कम टाइम हो सके उतना कम टाइम में कंप्लीट करने के लिए हम कंप्लीट किए हैं। एंड हम नेक्स्ट वाला जो भी वीडियो आएगा तो वहां पे ट्राई करेंगे कि हम 2 ईयर का क्वेश्चन एक साथ सॉल्व करने के लिए, ठीक है, 2 ईयर का क्वेश्चन एक साथ, 2 आइटम का क्वेश्चन एक साथ सॉल्व करने के लिए। और एक बात है, हमारे पास हम जो पुराना स्टूडेंट को बोले थे क्योंकि आपका जून जून 2022 का जो भी एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर हमारे पास नहीं है, तो आपके पास अगर थे तो आप ये नंबर में सेंड कर दीजिए, ठीक है, 8328907471 नंबर में सेंड कर दीजिए, जिससे हम ये ईयर का भी अटेंड का भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाएंगे। हमारा पूरा स्टूडेंट को बोले हैं बट वो अभी तक नहीं आया है हमारा टीम के पास ये जो क्वेश्चन, और बाकी जो भी सब क्वेश्चन है बट ये वाला क्वेश्चन नहीं है आप लोग पास है, तो सेंड कर दीजिए ये नंबर में, ठीक है। तो आप हमारा जो भी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके बेनिफिट के लिए सब कुछ यहाँ पे डालेंगे एक्सक्लूसिवली फॉर सीएमए फाइनल के लिए है। तो आपको 80+ कैसे आपको सिक्योर करेंगे तो उसके हम हेल्प करेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आपके बेनिफिट के लिए। एंड नोट्स सब कुछ मिल जाएगा हमारा टेलीग्राम चैनल में, एंड उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड अगर आप नहीं देखे हमारा रिविजन लेक्चर है तो उसको देख लीजिए, प्लस अमेंडमेंट अगर देखना चाहते हैं वो भी देख लीजिए, सब कुछ आपको मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट कोई वीडियो में, ठीक है।